काउंटर है क्या? कोई कोई ऐसा ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन है क्या कि जिससे बार कोड को काउंट किया जा सके? तो इस पर संजय हेगड़े कह रहे हैं कि मिलॉर्ड, हर उम्मीदवार को एक बार कोड दे दिया जाएगा और काउंटिंग के लिए तो है ही, उपलब्ध है, काउंटिंग की जा सकती है। ये अब लेकिन ये सुझाव मांगे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप उस दिशा में बिल्कुल बात मत कीजिए कि जहां हम बैलेट पेपर की ओर जाने की बात सोचें। आपसे जब भी हम सुधार की बात करते हैं तो आप कहते हैं बैलेट पेपर। यहां बैलेट पेपर की बात को तो खारिज कर दिया गया, बिल्कुल बैलेट पेपर पे नहीं जाना है। इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है ये बताइए। आप संदेह के निगाह से आप देखते हैं तो संदेह की निगाह आपकी पड़ती है, तो संदेह को दूर कैसे किया जा सकता है ये बताइए। ये यहां कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्ता और जस्टिस खन्ना लगातार अब पिटिशनर पर सवाल पे सवाल दाग रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और अब ऑर्डर शुरू हो रहा है। तो दोस्तों अब ऑर्डर शुरू हो गया, यानी कि अब फैसला सुनाया जा रहा है। दिल थाम के बैठिए, फैसला क्या कुछ आ रहा है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फैसला सुनाया जा रहा है, क्या कुछ है अमलेंदु जी, जरा आप तक पहुंचे। ये कहा है कि बेंच ने आदेश सुनाना शुरू कर दिया। कहा है कि कुछ सवालों के मद्देनजर मामले को निर्देश के लिए सूचीबद्ध किया गया था, कुछ उत्तर दिए गए हैं और फैसला सुरक्षित किया गया है। जी, ये अभी तक आया है, फैसला सुरक्षित किया गया है, कुछ उत्तर दिए गए हैं। शर्मित्रा जी, कुछ है आपके पास? नहीं राजीव जी, बस यही बात है, क्योंकि उन्होंने ये जस्टिस खन्ना ने ये बोला है कि वी आर नॉट रीहियरिंग ऑन मेरिट्स, वी वांटेड सर्टेन क्लैरिफिकेशंस। मतलब कि हम रीहियरिंग, दोबारा सुनवाई हम नहीं कर रहे हैं मेरिट्स के आधार पर, हम केवल कुछ मुद्दों पर निश्चिंत होना चाहते थे। तो जो संदेह थे हमारे मन में, वो मेरा ख्याल है यही वो कह रहे हैं कि हमने उन संदेहों को सामने रखा और उनके जवाब मिल गए। बाकी अब वो फैसला सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ये तय था कि अब जो बातें हो चुकी थी पहले, जिनके जो सवाल किए गए थे, जिनके जवाब आ चुके हैं, तो अब उसके आधार पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब वो फैसला सुनाने की शुरुआत हो रही है। इसके पहले जो संजय हेगड़े, उन्होंने ये भी कहा था अपनी दलील में, जब उन्होंने जस्टिस खन्ना ने ये बोला था कि बारकोड वाली बात जो हुई थी, तो हेगड़े जी ने ये कहा था कि हम पेपर बैलेट की ओर लौटने की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली आस्किंग फॉर पेपर कंफर्मेशन। ये बात जो 16 तारीख और 18 तारीख को भी हुई थी कि हमें फिजिकली छूने की अनुमति दी जाए, कि जो पर्ची हमने जो बटन दबाई वो पर्ची निकली और वो पर्ची में क्या है, हमने जिस सिंबल पे दबाया वही सिंबल वाली पर्ची हमारे हाथ में आए, बस हम इतना ही चाह रहे हैं। कुल जमा बात यही है कि वो 100% गिनती की बात वो यही है कि हमने जो बटन दबाई, हमको बस वो पर्ची दे दीजिए, बैलेट पेपर की ओर जाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर बोला। लेकिन अब ये तमाम दलीलें तो दलीलों के तौर पर ही दर्ज होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अब हम फैसला सुना रहे हैं। जो संदेह थे मेरिट्स के आधार पर, हमने उनको सुनवाई हम कर चुके हैं, अब हम रीहियरिंग नहीं कर रहे हैं। चीजें जो थी उसको क्लेरिफाई करना था, योग्यता के आधार पर दोबारा सुनवाई हम नहीं कर रहे हैं। साफ साफ यहां कोर्ट ने कहा कि हम कुछ क्वेश्चंस थे, उस क्वेश्चंस को हमने रेज किया, आप तक रखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी आए, अपनी बात उन्होंने रखी। इसी कोर्ट ने 2 डायरेक्टिव्स पहले दिए हैं, एक में वीवीपैट को लाने की डायरेक्टिव, यानी कि वहां आदेश। दूसरा एक दिशा निर्देश ये दिया गया था कि आप काउंटिंग कीजिए। पहले एक बैलेट वीवीपैट की बात, फिर 1 से 5 पे हम चले गए। ये सारी चीजें हुई, जो हम स्पष्टीकरण चाहते थे वो सब कुछ मिल गया है। और कुछ सवालों के मद्देनजर मामले को यहां सूचीबद्ध किया गया था और अब हम इस पर आपसे फिर से इस पर दलीलें हमको नहीं चाहिए। हमको जो सवाल करना था वो सवाल हमने कर लिया, उसका जवाब मिल गया। अब यहां पर आगे आप अगर चाहते हैं कुछ दलील पेश करना तो ये अब आज संभव नहीं है। ये फैसला अब फैसले की घड़ी है। फैसला जो है हमारे पास सुरक्षित है, ये कहा गया है साफ साफ कि फैसला हमारे पास सुरक्षित है और इस पर कभी भी किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। फैसला अभी सुनाया नहीं जा रहा है, लेकिन यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि क्या अमलेंदु जी, मतलब फैसला उन्होंने ये अभी जो ऑर्डर दिया है, अभी ऑर्डर ये दिया है कि इसको सूचीबद्ध किया गया था, हमारे कुछ सवाल थे, वो आंसर हमको मिल गए हैं, आंसर दे दिए गए हैं और जजमेंट को हमने सुरक्षित कर लिया है। ये अभी मतलब आज की तारीख के लिए ऑर्डर ये है कि फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। कुल मिलाकर जी जी बिल्कुल, तो फैसला एक बार फिर से सुरक्षित,
यानी फैसले का फिर से इंतजार ये कह लें, जी ये कह सकते हैं। नई तारीख लग गई है फैसले के लिए, ये कह सकते हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन देखना होगा, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर में फैसला, क्योंकि अभी कहा नहीं गया है। हाँ, हाँ, अभी थोड़ा बहुत जो है अपडेट, वो अपडेट अभी उस फैसले में, चूंकि हो क्या ये रहा है, यहां पे जरा बता दूं कि ये जो फैसला इन्होंने लिखा है, जज को आज फैसला सुनाना है, ये तो तय मानिए, लेकिन उसमें कुछ अपडेशन चाहिए, उसके लिए 3-4 सवाल थे, इन सवालों का जवाब इन्होंने ले लिया है। अब उस फैसले को कुछ अपडेट करवा रहे हैं। आप जानते हैं स्टेनोग्राफर्स जो होते हैं वो उसको अपडेट करते हैं और जज साहब वहां डिक्टेट करते हैं, अपनी बातें रखते हैं मौखिक आधार पे और उसको लिखा जाता है। अब वहां वो लिखवा रहे हैं, फैसला लिखवा रहे हैं, कुछ अपडेशन, और इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा यह फैसला, इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि इतने सारे सवाल किए गए, इतनी सारी बातें आई हैं, इतनी सारी जानकारियां यहां आई हैं जिसकी हम भी उम्मीद नहीं करते थे कि लैपटॉप से जोड़ा जाएगा। इसमें फ्लैश मेमोरी है, इसमें माइक्रो कंट्रोलर चिप लगा हुआ है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम NXP है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां नहीं थी। हम तो सिर्फ यही जानते थे कि 2 कंपनी बनाती है इस EVM को, वीवीपैट को, और इन दोनों कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं वो भाजपा वाले हैं, इतना ही पता था हमको। उसके अलावा हमको ये नहीं पता था, हम इस पर शक करते थे, लेकिन बताया नहीं जाता था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इसको जोड़ा गया है, इसको इसमें प्रोग्रामिंग होती है, इसको डाटा केबल के थ्रू इसमें हम सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं, ये सारी बातें नहीं थी। लेकिन अब ये सारी बातें खुल के आ चुकी हैं। फैसला जो भी हो, लेकिन दोस्तों इस कार्यक्रम को और एक एक शब्द आप तक पहुंचाने का मेन मकसद यही था कि एक बटन को दबाने के लिए आप घंटों इंतजार करते हैं, वर्षों इंतजार करते हैं। आपके मन मुआफिक अगर सरकार नहीं बनती है तो आप कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगले 5 साल में, 5 साल के बाद फिर से देख लेते हैं इनको, आप यही कहते हैं ना। तो ये 5 साल तक आप इंतजार करते हैं और उसके बाद फिर 5वें साल जब आप वोट देने जाएं और आपको पता ही नहीं रहे कि आप जिस बटन को दबा रहे हैं, उस बटन को दबाने के बाद वहां सिर्फ और सिर्फ कमल छाप या हाथ छाप या कोई हाथी छाप कुछ भी निकल रहा है, तो यह गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आपने जिस बटन को दबाया वही निकलना चाहिए, उसी तक वो वोट पड़ना चाहिए, जाना चाहिए, गिरना चाहिए। लेकिन ये अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, और उन्हीं गड़बड़ियों की तरफ ये पूरी बहस जो है इंगित करती है। अब इसमें जो भी आता है, जी अमलेंदु जी, इसमें राजीव जी एक बात और हुई कि जब वकील साहब बहस कर रहे थे तो एक वकील वरुण ठाकुर बीच में कूदे, उन्होंने कहा कि जो टेक्निकल व्यक्ति है वो जवाबदेह नहीं है। और फिर कहा गया कि भाई 2 साल पहले एक तर्क ये था कि कोई फ़ोन जो है बिना किसी डायरेक्शन के कोई रिकॉर्ड या शूट नहीं कर सकता, लेकिन अब ऐसी तकनीक है कि फ़ोन बंद हो तब भी वो रिकॉर्ड भी कर सकता है और फोटो भी खींच सकता है, और ये जो है वो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है। तो इसमें जस्टिस दत्ता ने कहा तो ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन मिस्चीवियस व्यक्ति है, क्या वो कोई संवैधानिक प्राधिकारी है? वो संवैधानिक प्राधिकारी नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि एकमात्र विकल्प बैलेट पेपर पर वापस जाना होगा, फिर आप देखेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह के तर्क आएंगे तो इसका मतलब एकमात्र विकल्प जो है वो बैलेट पेपर पर जाना होगा। आइए देखें कि जो सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं वो क्या उपाय किए जा सकते हैं, और हम ये देखेंगे कि वर्तमान प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि राजीव जी एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि कुछ ना कुछ तो आदेश आएगा जिसमें ये बातें होंगी कि इसको, प्रक्रिया को कैसे पारदर्शी और बनाया जाए और कैसे इसको फुल प्रूफ किया जाए। ये बात तो राजीव जी आ रही है, क्योंकि जस्टिस खन्ना बार-बार इस बात को कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, हमारी चिंता ये है कि जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके से फुल प्रूफ बनाया जाए और इसमें क्या जो है सुधार किए जाए। ये राजीव जी थोड़ा सा उम्मीद जताता है कि कुछ ना कुछ फैसला ऐसा आएगा कि बैलेट पेपर की तब वापस नहीं जा रहे हैं, ये भी तय हो गया, EVM से चुनाव हो रहा है, ये भी तय हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को किस तरीके से फुल प्रूफ किया जाए, ये जो है वो आएगा फैसला कि इसको कैसे पारदर्शी बनाया जाए और इसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, ये समझाया सकता है राजीव जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या कुछ आप देखती हैं, कैसे देखती हैं सरमित्रा जी? उधर जज साहब दोनों, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता, दोनों डिक्टेट कर रहे हैं फैसले में। कुछ थोड़ा बहुत जोड़ना घटाना था वो सब चल रहा है, वो जैसे फैसला आता है हम रखेंगे, और ये तय है कि आज ही फैसला आएगा, अभी आएगा फैसला थोड़ी देर में। इसलिए दोस्तों आप बने रहिए, जाइए मत कहीं, और हम आप तक, और हम और आप, जो भी फैसला है निराश मत होइए, जो भी है एक कदम और आगे है, क्योंकि कम से कम इतनी सुनवाई तो हुई। एक कदम आगे इसलिए क्योंकि इस लोकतंत्र में हमारा आपका जानने का हक है कि हम जिस मत पेटी
की बात कर रहे हैं, यानी जिस ईवीएम की बात कर रहे हैं, वो ईवीएम चलती कैसे है, संचालित कैसे होती है, उसमें क्या कुछ है, ये सारी चीजें अब खोल के रख दी गई हैं कोर्ट में। क्योंकि इससे पहले मुझे पर्सनली मैं कहूं, मुझे नहीं पता था। हमारे साथ 2 साथी हैं, इनको भी शायद नहीं पता होगा, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आपको भी पता नहीं होगा कि इसमें है क्या, क्या होता है, कैसे संचालित होता है, फ्लैश मेमोरी क्या है, और कैसे फ्लैश मेमोरी के जरिए यहां पर खेल किया भी जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सारी बातें एक बात जो बार बार सामने आती थी वो यही कि 2 कंपनियां ये बनाती हैं, दोनों कंपनियों के जो डायरेक्टर्स हैं यानी मालिकान हैं वो भाजपा के लोग हैं, और यही बात यहां फिर से कही गई, उस दिन भी कही गई थी, आज भी। और ये बात भी दूर तक जाएगी कि आखिर सत्तारूढ़ दल के ही डायरेक्टर्स क्यों रहे, ये सवाल भी उठता है। भाई, आपको सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो सत्तारूढ़ दल के डायरेक्टर्स को आप ECIL और BEL जो ये दोनों कंपनियां हैं उसमें क्यों रखे हुए हैं? और एक जो माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाने वाली कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो कंपनी कौन है? NXP कौन है? उस कंपनी के ओनर्स कौन हैं? यह भी पता करना चाहिए। अब मैं अपनी टीम को कहूंगा कि जरा जल्दी से देख लें, बताएं कि उस कंपनी का ओनर कौन है। कहीं अदानी अंबानी ऐसे तो लोग नहीं हैं? यह भी देखना चाहिए कि चिप बनाने वाले कंपनी कौन है। तो ये सब कुछ एक नई बात आज सामने आई है, तो रोज नई बातें आ रही हैं, इसीलिए ये अभी जब फैसला आता है उसमें भी कुछ नया आने वाला है, हम समझेंगे। सर मित्रा जी। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि आज की जो फैसले की बात है वो चाहे ADR के पक्ष में आए या ना आए, वीवीपैट की 100% गिनती हो या ना हो, लेकिन इतना तो तय है कि जैसे एक शोध होता है और उसमें बहुत सारी नई नई बातें पता चल जाती हैं, तो इन 2-3 दिनों में EVM पर एकदम नया शोध हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी बातें, नई नई बातें जनता के सामने आ गई हैं। तो जिस तरह से जब खुलासे होते हैं, पहले ये होता है ना, जैसे हम देखते हैं कि भगवान के नाम पर या जो भी आप बोले, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी बोल दें, उनके नाम पर जैसे पहले ये होता था कि देखो ये है और उस पर सवाल मत करो, कुछ इसी तरह की बात EVM को लेकर एक माहौल बना दिया गया था। लेकिन गनीमत है कि इस पर सुनवाई शुरू हुई और उसके बाद जैसी जैसी बातें सामने आई तो सवाल भी उठे और उनके जवाब भी ECI को देने पड़े। जब जवाब दिए गए तो बहुत सारे नए खुलासे हुए जिन पर प्रति प्रश्न हुए, खुद अदालत ने इतने सारे सवाल किए। तो उससे एक बात तो तय हो गई कि अब EVM को लेकर किसी को मूर्ख तो नहीं बनाया जा सकता। जनता जो है अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि अब पहले ये होता होगा कि मान लो अगर EVM में धांधली होती भी होगी तो जनता उस पर सवाल नहीं करती थी, लेकिन अब आज के बाद तो जनता, अगर उसको ऐसा लगेगा कि चाहे मतदाता है या कोई कैंडिडेट है, अगर उसको ये लगेगा कि नहीं माहौल कुछ और था लेकिन नतीजा इस तरह का आया, नतीजा उल्टा आया, तो फिर वो सवाल जरूर करेगा। और इसके बाद जागरूकता एक जो फैल रही है, ये एक अपने आप में लोकतंत्र के जिंदा होने के लिए बहुत जरूरी चीज थी, जो आज इस फैसले से हो जाएगी कि अब इसको लेकर, EVM को लेकर कोई उसको धर्म बनाकर कि हाँ इस पर सवाल नहीं करना है, ऐसा माहौल नहीं रहेगा। उस पर अब सवाल किए जाएंगे और उसके बाद जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अगर वो देता है तो उसके बाद आगे भी ये गुंजाइश बनी रहेगी कि कहीं कोई संदेह होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकेगा और वहां पर सुनवाई होगी। राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, इस पर सुनवाई आगे भी हो सकती है। और बेंच ने क्या कुछ बताया है, क्या कुछ सुनाने जा रहा है, बेंच क्या आदेश देगा, और उसमें अभी जो बेंच के यानी दोनों जजों की बेंच ने साफ साफ कहा है कि हम चूंकि इस पर ऑलरेडी हमने फैसला लिखते वक्त कुछ डाउट्स थे, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था, उसके लिए आज हमने अभी हम आप लोगों के बीच थे, अब हम इस फैसले को अभी सुरक्षित रख रहे हैं और इस पर कोई बहस नहीं होगी। अभी हम फैसला, और इसके बाद अब फैसला लिखना शुरू हो गया है, कुछ उसमें चेंजेस करना शुरू हो गए हैं और शायद इसके बाद फैसला अभी से थोड़ी देर बाद सुना दिया जाए। अमलेंदु जी, है ना? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर में अच्छा फैसला सुना दिया जाए, क्योंकि फिलहाल के लिए फैसला सुरक्षित है और उस पर कुछ तरमीम हो रही होगी, कुछ शुद्ध किए जा रहे होंगे, क्योंकि जो सवाल पूछे गए थे उस सवालों के जवाब जो है वो उनको मिल गए हैं। तो कुल मिलाकर के हो सकता है कि इसमें थोड़ी देर में आए। ये NXP कंपनी, राजीव जी, ये देख रहा हूँ इसकी वेबसाइट जो है मैं, तो ये बताया जा रहा है कि शायद नीदरलैंड की ये कंपनी बनी हुई है, लेकिन यहाँ भी ये CSR में है और इसके वो है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में भी है ये।
ये देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके का। बाकी इसका भी और शोध करते हैं, तब मालूम करते हैं ये कहाँ की कंपनी है। हालांकि जो उन्होंने जो प्रशांत भूषण है उन्होंने वहाँ बताया है कि उन्होंने इस कंपनी के जरिए जो है वो सारी इसकी चीज़ें निकाल ली हैं, क्या क्या चीज़ है और क्या क्या किस तरीके से करती है, और चिप्स जो है वो किस तरीके से। यहाँ राजीव जी जो चिप को लेकर के बातचीत हो रही है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। आपको याद होगा राजीव जी कि काफ़ी समय से ये बात उठती रही है कि दुनिया में जो है वो लैपटॉप की जो है वो दिक्कत हो गई थी बनने की, और एप्पल के खास तौर जो थे वो प्रोडक्शन रुक गया था क्योंकि चिप्स की कमी हो गई थी। तो चिप की कमी हो गई थी, इसकी वजह से जो थे रुक गए थे। अगर ये चिप राजीव जी यहाँ केवल एक बार प्रयोग की जा रही है और उसके बाद डिस्ट्रॉय की जा रही है तो आप समझिए कि फिर तो दुनिया में बड़ा संकट आ जाएगा। 19 लाख मशीनें बताया जाता है कि अभी 9 लाख मशीनों को और ऑर्डर दे दिया गया है, तो इसका 9 लाख मशीनें, इसका ना 9 लाख जो है चिप कम से कम होंगी ही जो इसके लिए चाहिए होंगी, और 9 लाख मशीनें बनाने के लिए और ज़्यादा भी आई होंगी। कोई चिप खराब हो जाए, कुछ हो जाए, उसका रिप्लेस के लिए भी। तो इसका मतलब कि ये चिप को लेकर के मामला राजीव जी निश्चित तौर पर संदेहास्पद है काफ़ी ज़्यादा, और जो बताया जा रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है। और यही डाउट जो है वो प्रशांत भूषण भी चिप को लेकर के जो थे वो प्रकट कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि हमने उसकी साइड जो हमने निकाल लिया कि ये प्रोग्रामेबल है। क्योंकि चिप्स राजीव जी प्रोग्रामेबल होती हैं, चिप्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ें कुल मिलाकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये है। तो अब देखता है कि सुप्रीम कोर्ट इस चिप को लेकर के किस तरीके की बात अपनी आदेश में लेकर के आता है, क्योंकि ये चिप जो है बहुत ज़्यादा संदेह के घेरे में राजीव जी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही देख रहा था। एनएक्सपी कंपनी का जो हिंदुस्तान में मुख्यालय बेंगलुरु में है, नोएडा में भी है, और ये कंपनी वही चिप बनाने वाली कंपनी है। और माइक्रो कंट्रोलर यूनिट जो चिप है वो इससे, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी, ये तय मानिए ये मुख्य रूप से नीदरलैंड की कंपनी है, लेकिन हिंदुस्तान में भी पूरे अच्छे ढंग से फैली हुई कंपनी, और इसके बारे में ही बता रहे थे। और उसकी वेबसाइट से जो बातें निकाली गई हैं, जो यहाँ रखी गई वकील प्रशांत भूषण की तरफ से, वो भी ये अब देखना होगा। देखिए बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ कंपनियों के बारे में अलग अलग कैसे ये काम करता है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, माइक्रो कंट्रोलर जो चिप है वो चिप बनाने वाली कंपनी कौन है, ये तक हम लोगों को पता है। अब यहाँ से अगर जब हम उस ईवीएम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपने को ये सारी चीज़ें तो पता रहेंगी अमलेंदु जी कि इस ईवीएम में कहाँ क्या है। फ्लैश मेमोरी भी हम खोजेंगे, उस चिप को भी खोजेंगे, और वो डाटा केबल कहाँ से लगाया जाता है ये भी देखने की कोशिश करेंगे जब वोट डालने जाएंगे। तो उस आधार पे भी आप समझिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये बहस हुई है। लेकिन एक जो एडवोकेट वरुण कुमार की बात थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आप कह रहे थे, क्या बात थी आप बता रहे थे, जरा फिर से उसको रिपीट कीजिए। उन्होंने कहा कि जो टेक्निकल व्यक्ति है, ये टेक्निकल व्यक्ति जो है ये किसी भी हाल में जवाबदेह नहीं है, मतलब जो आकर के बता रहा है तो इसको कोई जवाबदेह नहीं हो सकता है। फिर कहा कि भाई जो 2 साल पहले ये तर्क था, तब ये था कि मोबाइल फ़ोन जो है वो जब तक कि उसको डायरेक्शन नहीं दिया जाता तब तक ना तो वो फोटो खींच सकता ना वो कुछ रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन अब ऐसी तकनीक आ गई है, ये तकनीक की मतलब प्रगति है कि अब फ़ोन अगर आपका बंद है तब भी वो आपकी बातें सुन लेता है और आपको रिकॉर्ड भी कर लेता है। ये बातें जो है सामने आई, तो उसमें जस्टिस दत्ता ने कहा कि ऐसा कौन करता है, क्या वो कोई संवैधानिक व्यक्ति है जो मतलब इस तरीके का मिस्चीवियस व्यवहार करता है, वो जो तो शरारती तत्व कोई संवैधानिक व्यक्ति नहीं है। तो इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि अब इसका एकमात्र विकल्प जो है, मतलब जो बहस हो रही है, इससे लगता है कि इस पर बैलेट पेपर पे वापस जाना होगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आइए देखते हैं कि जो मेजरमेंट्स किए जा सकते हैं इसकी सिक्योरिटी को लेकर के, उसमें क्या किया जा सकता है वो देखेंगे। और इस समय जो मौजूदा प्रणाली है, जो मौजूदा सिस्टम है, इसको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, उसमें किस तरीके से सुरक्षा फीचर्स जुड़े जा सकते हैं, इस पे हम जो है वो कार्रवाई करेंगे, ये जो जरूरी है। इसका मतलब राजीव जी ये कि इस जो मौजूदा मामला है इसको जो है वो सुरक्षित करने की चीज़ें की जा रही हैं, और इसको एक तरीके से कहा जाए कि जो इसमें नए फुल प्रूफ चीज़ें हैं वो जोड़ने की इसमें कोशिश की जा रही है। आपको यहाँ बीच में एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा राजीव जी, अभी थोड़े समय पहले, कोई महीना भर पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो देश भर के अंदर जो था वो तकनीकी व्यक्तियों से बातचीत की थी, और गुजरात में 2 सेमीकंडक्टर की चिप बनाने की जो थी वो आधारशिला जो थी एक तरीके से रखी थी, और कहा था कि मेड इन इंडिया चिप जो है भारत में बनेगी और इसका बहुत ज़्यादा होगा। ये चिप भारत में क्यों बनाने की बातें की जा रही है, एकदम से लोगों को समझ में नहीं आया था। लोगों को लगा कि ये तरक्की की बातें कुछ हो रही हैं। अब ये कुछ क्या संदेह मतलब पैदा होते हैं, मतलब खुराफाती दिमाग की उपज हो सकती है कि ये चिप जो है भारत में बननी चाहिए और गुजरात में बननी चाहिए। ये गुजरात में चिप क्यों बननी चाहिए राजीव जी, ये अब संदेह जो है और बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। क्योंकि गुजरात में हमने देखा सूरत मॉडल किस तरीके से सामने निकल करके आया है। तो क्या है, चिप का मॉडल जो है वो भले ही कंपनी नीदरलैंड की है, लेकिन उसका मुख्यालय यहाँ है। अब ऐसे तो BBC का मुख्यालय लंदन में है, लेकिन छापे तो यहाँ पड़ जाते हैं।
ट्विटर का मुख्यालय तो जो है यूएस में है, लेकिन यहाँ अधिकारियों को धमकाया जाता है। यहाँ जो है अकाउंट डिलीट करा दिए जाते हैं। गूगल जो है, यूट्यूब जो है अमेरिका में है, लेकिन यहाँ अकाउंट डिलीट करा दिए जाते हैं, बंद करा दिए जाते हैं। तो ये सब क्या मसला है? मतलब अब ये राजीव जी एक तरीके से कहा जाए कुछ भी फैसला आए, लेकिन अब संदेह जो एक तरीके से कुल मिलाकर के पूरी प्रणाली पे वो बढ़ते जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना ये कि वो किस तरीके से ये संदेह जो बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर के वो संदेह दूर हो और इस प्रणाली पूरी जो है वो किस तरीके से सुरक्षित हो और जनता का भरोसा जो है इस प्रणाली के ऊपर बने। ये दायित्व जो है एक तरीके से जिम्मेदारी माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर आ गई है और उसको किस तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय ये संशय दूर करते हैं और इसको प्रणाली को एक तरीके से कहा जाए कि और ज़्यादा सुरक्षित बनाते हैं, ये फैसला बताएगा राजीव जी। क्या कुछ कहेंगी आप सलमित्रा जी? राजीव जी, जो अमलेंदु जी ने बात कही सेमीकंडक्टर चिप्स की, बहुत सही पॉइंट उठाया है, क्योंकि ये पिछले मेरा ख्याल है 2 सालों का ये मोदी जी का डेवलपमेंट है कि वो बहुत ज्यादा इस पर जोर दे रहे हैं और ये कि पूरा विकास इसी से होगा और हम चीन से आगे निकल जाएंगे। सेमीकंडक्टर चिप पर उनका बहुत ज्यादा वो था। और अभी की ये कल की खबर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है SCL, और उसने ये कहा है कि सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी प्लांट के आधुनिकीकरण पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये बोल रहे हैं कि ये नए संयंत्र की क्षमता जो है वो 20,000 वेफर प्रतिमाह होगी और ये गुजरात के धोलेरा में ये टाटा फैब जो है वो इसका बनाने वाला है। ये सारी चीजें तो मतलब खेल बहुत उलझा और पेचीदा है। जितना सामान्य तौर पर दिख रहा है कि भाई ये EVM है, आप जाइए बटन दबाइए अपना वोट देकर घर आ जाइए, इतनी मामूली बात नहीं है। अगर इतने सारे बड़े बड़े वकीलों ने अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जनतंत्र को बचाने के लिए दलीलें पेश की हैं तो मामला बहुत गंभीर है। और मुझे यहाँ पता नहीं राजीव जी, पेगासस मामले की याद आ रही है बार बार, क्योंकि हम लोगों हमको ये नहीं समझ में आता कि कब हमारे फोन, मतलब हम तो ये सोचते थे कि जब सरकार किसी को अधिकृत करती है तब जाके फोन टैपिंग होती है, लेकिन अब तो ये पता चला कि आपके फोन का कैमरा भी कब चालू हो जाता है और उसमें कब रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और आप कुछ भी कर रहे हैं और वो सारी बातें जो हैं वो जिसको सुनना है वो सुन रहा है। और किस तरह से इजराइल के साथ मिलकर ये पूरा खेल हुआ था उस पर भी ये खूब बवाल मचा, लेकिन सरकार ने अपनी जवाबदेही नहीं दिखाई। तो ये जासूसी का खेल भी हो रहा है। अब ये EVM को लेकर जो जितने मामले आ रहे हैं और अभी जो अदालत ने जो सवाल उठाए हैं, ठीक है कि हम और आप, हम सामान्य नागरिक के तौर पर हम अपनी शंकाएं जाहिर कर सकते हैं, लेकिन अगर माननीय अदालत ने भी ये सारे सवाल उठाए हैं और उसके बाद चुनाव आयोग ने जितनी जानकारियां जो उन्होंने अपने फैक्ट्स में जो वो कहते हैं कि हमने तो पहले ही सार्वजनिक की हुई हैं, पता चला कि बहुत सारी जानकारियां तो उन्होंने सार्वजनिक नहीं की थी। वो तो हमको अदालत में जब उन्होंने जवाब दिया तब जाकर पता चला कि वहां पे तार भी जोड़ा जाता है, वहां पे माइक्रोचिप भी डाली जाती है, वहां पर इसमें सिंबल होता है, इसमें प्रोग्रामिंग होती है। ये सारे खुलासे तो अब जाकर हो रहे हैं। अगर पारदर्शिता की बात है तो ये तो पहले ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक एक बिंदु पर खुलासा हो जाना चाहिए था। सारी बातें विस्तार से, तफसील से चुनाव आयोग को रख देनी चाहिए ताकि जनता के मन में कोई शक शुबह न रहे कि हाँ कोई गलत खेल नहीं हो रहा है, चुनाव आयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव करवा रहा है। लेकिन इतने सवाल उठ रहे हैं, इसका मतलब अगर धुआं दिख रहा है तो चिंगारी कहीं ना कहीं भड़की हुई है। राजीव जी, बीच एक तस्वीर आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं। DB लाइव हालांकि इस वीडियो का जो दिखाने जा रहा हूं उस वीडियो का अगर कहें तो जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन ये तस्वीर देखिए, EVM वीवीपैट मशीनें एक प्राइवेट गाड़ी में जा रही थी। बेंगलुरु के आसपास की कर्नाटक की ये तस्वीर कही जा रही है और इससे एक प्राइवेट गाड़ी में ले जाते हुए लोगों ने पकड़ा और उसके बाद इसको तोड़-फोड़ किया, गाड़ी को भी पलट दिया गया। ये सब कुछ, ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं तो लोगों में आक्रोश भी है। ये घटना कब की है, कहां की है, ये कर्नाटक की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल है और चूंकि KA ये कर्नाटक का चूंकि नंबर प्लेट है, इसलिए गाड़ी का नंबर प्लेट, ये जो कार है उसका नंबर प्लेट, तो इसलिए ये हम ऐसा मानते हैं, ऐसा देख रहे हैं। लेकिन देखिए कितना रोष है, कितना गुस्सा है लोगों में, और निकाल करके ये सारे कागजात और EVM वीवीपैट को, मशीन को तोड़ दिया गया है। ये एक नाराजगी कि आखिर हमारा वोट और सुरक्षित क्यों न रहे, इसके एक वानगी है ये, और इस पर ध्यान देना होगा इलेक्शन कमीशन को भी और इसी पर ध्यान देना होगा सुप्रीम कोर्ट को भी। ये हम बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो की
हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि इसमें, क्योंकि अभी हमने जांचा परखा नहीं है कहाँ का है क्या है, और ये लेकिन फेक नज़र नहीं आ रहा है अमलेंदु जी। जो कुछ इसमें दिखाया जा रहा है इसमें कहीं भी ऐसा फेक टाइप से नहीं नज़र आ रहा है कि कोई आजकल तो कई लोग रील बनाने लगते हैं ना सोशल मीडिया पे डालने के लिए, लेकिन ये रील नहीं मालूम पड़ती, ये रील नहीं है, लेकिन क्योंकि रील बनाने के लिए इतना ज़्यादा सब नहीं हो सकता। और मशीनें हैं, बाकायदा दिख रही हैं कि मशीनें हैं और थोड़ी आ रही हो किस तरीके से उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से बैलेट जो है वो निकल रहे हैं। इसका मतलब कि राजीव जी कुछ ना कुछ मामला ये है। कुल मिलाकर के खबरें आई थी राजीव, मुझे ध्यान पड़ता है ये वीडियो असली है, क्योंकि अभी खबर मतलब रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ की खबर थी। ये खबर आई थी कि मशीनें जो पकड़ी गई और उसको लोगों ने तोड़ा है, ये खबर जो आई थी कि कहाँ जो है, अब ये ध्यान नहीं आ पा रहा है कहाँ का है। तो कुल मिलाकर के लेकिन खबर है, ये मुझे मतलब दिमाग में आ रहा है कुछ ना कुछ इस तरीके का वाकया हुआ है। और बाकी राज्यों जब असम का चुनाव हुआ था वो तो हम लोगों ने देखा था किस तरीके से वहाँ के एसडीएम की गाड़ी थी, उसमें तो मशीनें पकड़ी गई थी, वो सब वायरल हुआ था, सबने देखा। यहाँ राजीव जी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि वो वाराणसी में किसी की ड्यूटी थी, उसका लड़का जो है बैठ करके उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया था कि वो उसको मशीन को खोल करके उसका डिटेक्शन पूरा कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था काफ़ी, उसमें FIR वगैरह भी कुछ दर्ज हुई थी। मतलब बहुत सारे मसले इस तरीके के आ चुके हैं कुल मिलाकर के। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि चुनाव आयोग ने खुद जो इंजीनियर हरिप्रसाद है उसके ऊपर FIR दर्ज कराई थी, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये बहुत सारे मसले हैं जिस तरीके से, और लोग जो मांग करते रहे कि भाई चुनाव आयोग मशीनें हमको दे दे, एडवोकेट महमूद प्राचा और भानु प्रताप सिंह को करते रहे थे, लेकिन मशीनें उनको नहीं दी गई। तो संदेह के घेरे में तो है, संदेह बढ़ा है। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी यही बात कर रहा है कि इसमें मामले को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। उसकी तरफ शायद सुप्रीम कोर्ट को ऐसे आदेश दे कि ये मामला जो है और ज़्यादा सुरक्षित हो सके और लोगों का भरोसा जो है वो इस चुनावी प्रक्रिया पर बढ़े। राजीव जी जी बिल्कुल, चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कैसे बढ़े, कैसे बने, ये सोचना चुनाव आयोग का काम है। और लेकिन लोगों की नाराजगी आप देख सकते हैं किस ढंग से लोग नाराज हैं, अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। और एक EVM की मशीनें अगर किसी एक कार में, प्राइवेट कार में जाती हुई दिखाई दे तो लोग ऐसे ही भड़क उठेंगे। और ऐसी ये पहली तस्वीर नहीं है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग समय पे आती रही हैं चुनाव की प्रक्रिया के दौरान। आप याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो वाराणसी में आखिरी दौर का मतदान, और शाम को वैसे ही वहां पर भी ऐसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक प्राइवेट कार से, जीप में शायद मुझे जहां तक ध्यान है, उन लोगों ने भी ऐसे बैलेट पेपर्स को पकड़े थे, वीवीपैट को पकड़ा था और उस पर भी बवाल मचा था। तो और एक जहां तक ध्यान आ रहा है कि एक कूड़े की मशीन से ले जाते हुए बैलेट पेपर को भी पकड़ा गया था। तो ये तमाम तस्वीरें क्या बयां करती हैं? क्या हर तरह से, जो शुरुआत में आप याद कीजिए अमलेंदु जी, शुरुआत में जब बात अपनी शुरुआत हुई थी उस समय इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं जो कह रहा था कि न सिर्फ बैलेट पेपर या वीवीपैट में टैंपरिंग हो, हैकिंग हो, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स को या EVM को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, अब तो बैलेट का जमाना गया, EVM को बदलने से लेकर उसमें छेड़छाड़ से लेकर, कैंडिडेट्स को बैठा देने से लेकर, मतलब प्रतिद्वंदी कैंडिडेट को बैठा देने से लेकर हर तरह के काम हो रहे हैं। मतलब एन केन प्रकारेण, साम दाम दंड भेद, सबके साथ हमको चुनाव जीतना है, किसी भी ढंग से चुनाव जीतना है। और जब हर भुजाएं, जैसे रावण की 10 भुजाएं और रावण के हर भुजा से कुछ ना कुछ प्रहार होता था, वैसे ही एक प्रहार होता हुआ यहां दिखाई दे रहा है, और वो प्रहार है लोकतंत्र के ऊपर। लेकिन जो रावण की इतनी भुजाएं हैं, 10 भुजाएं, इसको यहां काटने की जरूरत है। और यह काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, क्योंकि चुनाव सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि ये जो स्वतंत्र प्राधिकरण है उस पर हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। साफ साफ कहा कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं हिंदुस्तान में, जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं। ऐसे और भी हैं, लेकिन चुनाव आयोग भी इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी के द्वारा वो संचालित नहीं होता, इसीलिए उसको चुनाव कराने का अधिकार है। इसीलिए वो आज की तारीख में चाहे तो प्रधानमंत्री को भी नोटिस दे सकता है। आज की तारीख में हेट स्पीच के तहत प्रधानमंत्री को आने वाले समय में चुनाव लड़ने से निष्कासित, निलंबित कर सकता है। इस देश में ऐसी घटना घट चुकी है,
बाला साहब ठाकरे, आपको याद होगा, उनको वोट देने का अधिकार तक छीना गया था उनसे। तो ये सब कुछ हो चुका है। तो ये काम इतना एक अलग, इस ढंग से इतना मजबूत संगठन ऑलरेडी हमारे संविधान के जरिए निर्मित किया जा चुका है और उसको आप तहस नहस कर रहे हैं। इसलिए यहां पर जनता जो है वो आ रही है बाहर और ईवीएम को देख रही है, ईवीएम को तोड़ रही है, फोड़ रही है। ये नहीं, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लोकतंत्र में। और कहीं भी मैं बार बार ये अपील करता हूं कि कभी भी हिंसा के रूप को अख्तियार मत कीजिए, मतलब आप हिंसक मत होइए। आपके पास गांधी जी भी यही कहते थे, अहिंसा, हिंसा नहीं अहिंसा। यही तो फर्क है नाथूराम गोडसे और गांधी में, यही फर्क है गांधी के अनुयायियों और नाथूराम के अनुयायियों में, भक्तों में, यही फर्क है। तो इसलिए जो साथी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे ये अपील भी करता हूं कि आप हिंसक मत होइए, लेकिन सचेत जरूर रहिए और उसके लिए जितने दूर तक आप कदम उठा सकते हैं उठाइए कदम। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां सुमित्रा जी कि इस चुनाव प्रणाली को आखिर मजबूत कैसे करे चुनाव आयोग, ये एक बड़ा सवाल है। राजीव कुमार के ऊपर भरोसा करने की बार बार इच्छा करते हुए भी भरोसा नहीं हो रहा है आज की तारीख में। और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आम जनता की बात कर रहा हूं कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सवालों के, संदेहों के घेरे में क्यों आ जाते हैं बार बार। संदेहों के घेरे में ईवीएम को लाकर अगर वहां याचिका लगाई जाती है तो उस पर वो शेरो शायरी क्यों करने लगते हैं, ये सवाल उठता है। भाई सबसे पहले आपको तो यही कहना चाहिए था कि हम जो भी जिस ढंग से भी आपको कोई भी डाउटफुल अगर आपके सेंटेंसेस आपके जुबान से निकलते हैं, उस डाउट को हम क्लियर खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप ये नहीं कहकर के आप सीधा सीधा प्रहार करते हैं, हमला कर रहे हैं। उसी दिन से समझ में आ रहा है कि आप इस चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद से अब पिछले 3 दिनों से नरेंद्र मोदी जी के जो बयान हैं, उन बयानों के आधार पर तो साफ कहा जा सकता है कि आप राहुल गांधी को आप नोटिस दे सकते हैं। चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा राहुल गांधी को नोटिस दिया गया कि जुबान संभाल के बात कीजिएगा, यानी कि सोच समझ के बात करें। इसको थोड़ा सभ्य लहजे में कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी, चुनाव का वक्त आ गया है, आपके ऊपर बहुत सारे जो है पिटिशंस दायर किए गए, आपकी शिकायतें हुई हैं, इसलिए आप थोड़ा सा संभल के बात कीजिए। ये राहुल गांधी को हिदायत दे दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन क्या ये हिदायत नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को, ऐसे नेताओं को नहीं दी जा सकती थी? जनता है, अभी आप जनता के दरबार में हैं, हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं। इसलिए भी सुमित्रा जी। बिल्कुल राजीव जी, चुनाव आयोग चाहे तो आज भी अपनी रीढ़ की हड्डी ढूंढ ले, सीधी कर ले और बिल्कुल जो उसके लिए बहुत कठिन काम नहीं है, जो रूल बुक है उसके हिसाब से चले। अगर राहुल गांधी को ये कह दिया गया कि आप पनौती और जेब कतरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मोदी को ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि आप बार बार शहजादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हेट स्पीच नहीं देंगे, आपकी एक गलती माफ की जा सकती है, लेकिन दोबारा आपने किया तो उनको नोटिस क्यों नहीं थमाया जा सकता? ये राजीव कुमार जो कर रहे हैं ये इतिहास में दर्ज होगा। जिस तरह टीएन शेषन का नाम दर्ज हुआ एक मजबूत चुनाव आयोग बनाने के लिए, वैसे ही राजीव कुमार का नाम भी दर्ज होगा कि किस तरह से उन्होंने एक संस्था को, जिसको अब लोग केचुआ तक कहने लग गए हैं, मतलब ये उसकी स्थिति उन्होंने बना दी है। और ये राजीव कुमार के साथ जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त बने हैं, ये तो बिल्कुल चुनाव की घोषणा होने के कुछ दिन पहले, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से एक झटके में एक चुनाव आयुक्त का तो उनका समय खत्म हो गया था, रिटायर हो गए थे, और दूसरे ने किस तरह से अपने पद को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, ये बातें ये फिर भूल गए सब लोग। तो ये सारी चीजें कि कहीं ना कहीं से दबाव पड़ रहा है। चुनाव आयोग ने आज तक मोदी को कोई नोटिस नहीं भेजा, अमित शाह को नहीं भेजा, ओम बिरला की बेटी जो आईएएस अधिकारी हैं उन्हें कायदे से इन सब चुनाव प्रचार से दूर रहना चाहिए, लेकिन वो खुलकर अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सब जनता देख रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि भाई हम एक संवैधानिक संस्था पर हम वो नियंत्रण, मतलब वो नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे संविधान में तो व्यवस्था ही इस तरह से बनाई गई थी। अगर न्यायपालिका हर चीज में दखल देगी तो फिर विधायिका और इनका काम रह नहीं जाएगा, कार्यपालिका का। तो ये इसलिए ये जरूरी है कि सारे अंग जो हैं, सारे स्तंभ अपने अपने काम को, जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएं और ईमानदारी से करें। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल रूल बुक को फॉलो करना है। अगर एक के लिए एक नियम है तो दूसरे के लिए भी वही नियम होना।
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और शायद इसी का नतीजा है कि चंडीगढ़ के बाद सूरत करने की हिम्मत भी बीजेपी दिखा रही है और उसके बाद अब और भी किस तरह की ये हिम्मत या दुस्साहस, इसको मेरा ख्याल है कहना चाहिए, वो दिखाएगी, क्योंकि उन्होंने तो ये तय कर लिया कि हमको तीसरी बार सत्ता में आना है और उसके बाद हमको 50 साल तक सत्ता पर बना रहना। इसीलिए मोदी 2024-25 की बात ना करके 2036 की बात अपने घोषणा पत्र पे कर रहे हैं और लोगों को ये सवाल उठाना चाहिए कि आप आज की बात क्यों नहीं करते, आप आगे की बात क्यों कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कल मोदी को चुनौती दी है कि आप बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़कर बता दीजिए, और मोदी इस पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ हो कि राजस्थान हो कि उत्तर प्रदेश हो, वो हर जगह जाकर हिंदू मुस्लिम और राम मंदिर और राम का अपमान और यही सारी बातें किए जा रहे हैं। हालांकि उनकी बातों का असर अब जनता पे नहीं हो रहा है, ये पहले चरण के बाद साफ हो गया था और पहले चरण के ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा ईवीएम पर, हमको इसको लेकर धुकधुकी बनी हुई थी और ये लग रहा था कि वीवीपैट पर कोई फैसला आ जाए तो पहले चरण के मतदान में देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि तब फैसला सुरक्षित रख लिया गया और अब देखिए संयोग कि परसों दूसरे चरण का मतदान होने वाला है और आज हम सबको इंतजार है कि वीवीपैट पर अब ये क्या फैसला सुनाए जाएंगे। लेकिन जो भी फैसला आएगा, आज जितने सारे सवाल उठे और जिनके जवाब इस बीच आए हैं, उससे ईवीएम को लेकर बहुत सारे खुलासे जो हुए हैं, उनसे एक नया माहौल तो बनी गया है। और अभी आपने जो वीडियो दिखाया उसमें भी ये दिख रहा है कि जनता को अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसके वोट के साथ, उसके मताधिकार के साथ किसी तरह की धांधली हो। लोगों के जो सब्र का बांध है वो फूट रहा है। पाप का घड़ा जैसे भरता है वैसे ही सब्र का बांध भी कभी ना कभी फूट जाता है। तो लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है जो भी इस देश की संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे न्यायपालिका है और चाहे सरकार है, उन सबको जनता के मूड को भांप लेना चाहिए कि जनता जब अगर आक्रोशित होती है तो फिर उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी क्रांतियों में हुआ है और भारत में आजादी के आज 77 साल बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि जिसमें आप जाकर, आपका मताधिकार था, आपके पास और तमाम अधिकार थे, संस्थाएं थी जो अपना काम कर रही थी। और ठीक है, भ्रष्टाचार हमेशा से रहा है, लेकिन इतना खुल के, इतना निर्लज्ज तरीके से भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हमने देख लिया, उसके बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, एक के बाद एक मोदी सरकार पर सवाल उठे जा रहे हैं। या मोदी सरकार के काल में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण हुआ है, जिस तरह से मीडिया में एक गिरावट आई है, जिस तरह से बाकी चीजों में गिरावट आई है, उन सबको भी हम देख रहे हैं। तो ये एक अभूतपूर्व स्थिति है। 77 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ और मोदी ने ये भी मुमकिन करके दिखाया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चुनाव एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि इनसे हिंदुस्तान की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। इन चुनाव के नतीजे जब 4 जून को आएंगे तो बहुत सारी बातें बदल जाएंगी। जिस तरह से जनता का मूड है, उसको अगर अभी भी सरकार ने नहीं समझा, बीजेपी ने नहीं समझा, तो बहुत बुरा भुगतेगी राजीव जी। बहुत बड़ी बात। और ये चुनाव की बात, और चुनाव की बात इसलिए इस वक्त कर रहे हैं हम दोस्तों क्योंकि ईवीएम की बात, वीवीपैट की बात, और इस पर एक याचिका लगाई गई थी, दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसकी सुनवाई और मैराथन सुनवाई के बाद आज इस पर फैसला की घड़ी, और उस फैसले की घड़ी से पहले उस पे कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज, और उस क्वेश्चंस का जवाब देने के बाद अब फैसला फिर से सुरक्षित। जजेस जो हैं वो फैसला लिख रहे हैं। इंतज़ार है कि फैसला कब आ जाए हम लोगों तक। जैसे ही फैसला आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रशांत भूषण और संजय हेगड़े, संतोष पाल, ये तमाम वकील जो हैं वो आज बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखते हुए, हालांकि उनकी हर बात को काटते हुए जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता दिखाई दिए। और एक बात साफ समझ में आई कि वीवीपैट की काउंटिंग और की बात भले आ जाए सामने, लेकिन ये बैलेट पेपर से चुनाव की तरफ जाने की प्रक्रिया को नहीं देखते हैं। एक बात बार बार सामने आ रही है बारकोड की, और उस बारकोड को लेकर आज भी चर्चा हुई। संजय हेगड़े ने फिर से कहा बारकोड, और उसको अगर उम्मीदवार को दिया जाए, और उसके लिए तो इन्होंने ये भी कहा कि क्या उसकी काउंटिंग की व्यवस्था है, बारकोड के जरिए अगर वोटिंग होती है तो क्या उसकी काउंटिंग की व्यवस्था है, ये सब भी है। अब बारकोड से कितना उसमें
वो बेनिफिशियल होगा, कैसे डाला जाएगा, इसकी क्या व्यवस्था होगी, ये सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक अहम पहलू की तरफ ये जो ईवीएम वीवीपैट का मामला है वो जाता हुआ तो अमलेंदु जी दिखाई दे ही रहा है। और लेकिन इसके साथ साथ चुनाव भी एक अहम पड़ाव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां बहुत कुछ है, जहां एन केन प्रकार चुनाव, किसी भी हाल में चुनाव जीतना एक लक्ष्य दिखाई देता है नरेंद्र मोदी का, तो वहीं पर उसूलों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को आप बार बार, मैं तो मेरे पास रखा हुआ है इसी टेबल पे, और ये बार बार मैं दिखाता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को मैं बार बार पढ़ता हूं, देखता हूं कि आखिर रोज इसमें से कुछ ना कुछ नरेंद्र मोदी निकाल के ले आते हैं, पता नहीं कहां से निकाल के लाते हैं। ये या तो उनके पास कोई और घोषणा पत्र है, मेरे पास जो है इसमें वो सारी चीजें नहीं है जो बीजेपी के लोग निकाल के लाते हैं या नरेंद्र मोदी जी को देते होंगे। वो तो इतना उनको समय नहीं रहता होगा इतना पढ़ने का, लेकिन उनके पास जो भी लोग हैं वो क्या देते हैं, कैसे देते हैं, नहीं समझ में आता। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, अगर कुछ चीजें आपके पास रखूं, मैं देख रहा था कुछ चीजें रखूं, तो जिन बातों को यहां आप लोगों के बीच जिस मकसद से, जिस हिसाब से रखना चाहिए उस हिसाब से न रखकर, जैसे कांग्रेस पार्टी हिस्सेदारी न्याय की बात कर रही है, जिस हिस्सेदारी न्याय के तहत आपकी संपत्ति को वो दूसरों को दे देंगे, खासकर मुसलमानों को बांट देंगे, ये बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे। उसके 10 पॉइंट हैं, मैं यहां देख रहा था, 10 नहीं बल्कि 23 पॉइंट है, 23 पॉइंट हैं। उन 23 पॉइंट में से एक भी, 23 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट मुझे नहीं दिखाई दिया जहां पे ये कहा गया है कि हमारी जमीन जायदाद को छीन के हमसे और अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। यहां साफ साफ लिखा जा रहा है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी, आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी, यानी आरक्षण को और बढ़ाएगी। जबकि बीजेपी आरक्षण को लेकर क्या कहती आई है आप जानते हैं। फिर कांग्रेस शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS को मिलने वाले 10% आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लोगों के लिए लागू करेगी। मतलब ये उसमें जाति आधारित EWS है, इसको भी लागू करेगी। ऐसे बहुत हैं, लेकिन इसमें कहीं भी वो नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी, ये कह रही है कांग्रेस। कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों को मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाएगी, ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति समुदायों से आने वाले ठेकेदारों को सार्वजनिक कार्यों के अनुबंध मिले, इसके लिए सार्वजनिक खरीद नीति का दायरा बढ़ाएगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के छात्रों को विदेशों में पढ़ने में मदद करेगी। PhD छात्रवृत्ति की संख्या दोगुनी की जाएगी। ये सारी बातें हैं। यहाँ कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा भी मैं देखता रहा, कहीं मुझे नहीं दिखाई दिया कि इसमें कहीं ये कहा गया है कि कांग्रेस जो है वो हमारी आपकी ज़मीन जायदाद जो है उसको छीन कर मुसलमानों को बांट देगी। तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चुनाव में, ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में ये सारी बातें आ रही हैं और ये सब देखने का काम हमारा आपका नहीं है। हमारा काम सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, लेकिन ये काम देखने का है राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका, उनकी टीम का, उनके संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जिसको कहते हैं, उसका काम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका काम है। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इसको समझना जरूरी है। इन सब पे हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इसी से तो चुनाव सुधार की बात आती है अमलेंदु जी। और यहीं पर हम ये देखते हैं कि जो कोर्ट में मामला है, उस कोर्ट के मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ईवीएम वीवीपैट पर निगाहें टिकी हुई हैं। वीवीपैट की 100% काउंटिंग हो, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। दिखता कुछ और है, रिजल्ट कुछ आता कुछ और है। शक की निगाह पे, शक के दायरे में अगर ईवीएम नहीं होती तो उसमें वीवीपैट जोड़ने का आदेश माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय क्यों करता, उच्चतम न्यायालय।
अगर उस पर भी शक का दायरा नहीं होता तो आप रैंडमली काउंटिंग की बात क्यों करते, 5% काउंटिंग की? ये सारी चीजें तो है अमलेंदु जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर राजीव जी, और ये सवाल तो बने हुए हैं कि भाई जो 5% रैंडम उसकी काउंटिंग की बात की जा रही है, और आज भी जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर कैंडिडेट कोई दिक्कत है तो 5% जो काउंटिंग होती है उसको आप करवा लीजिए अपने सामने। एक तो बात राजीव जी ये कि वो 5% नहीं होती है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में खुद स्कूल करके आ गई और ये चुनाव आयोग ने बता दिया कि 5% नहीं, सिर्फ 5 मशीनों की होती है। तो ये इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 5 मशीनों की। अब लोकसभा क्षेत्र में राजीव जी कितनी मशीनें होंगी, उनमें से 5 मशीनों की होगी, तो 5% की तो कम से कम मतलब जो कहा आदेश है वो इसका मतलब पालन नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये जो बहस हुई है राजीव जी, ये कुल मिलाकर के चिंताएं व्यक्त हो रही हैं। ये चिंताएं यही आ रही हैं कि किस तरीके से मशीनों के ज़रिए गड़बड़ हो रहा है, मशीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर कोई राजीव जी चिप लग रही है तो चिप लग रही है इसका मतलब उसको कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। वो कंट्रोल कौन कर रहा है, सवाल तो इसी बात को लेकर के ना कि चिप को कंट्रोल कौन कर रहा है। पर ठीक है, अगर मान लीजिए ये भी बताया जाए साहब वो एक ही बार लगती है, ठीक है एक बार लगती है, एक बार तो प्रोग्राम हो गया ना, तो वो प्रोग्राम किसने उसमें फिट किया? सवाल तो ये है ना कि चिप आपने बनाई, ठीक है चिप आपने बनाई, एक बार होगा नहीं होगा, लेकिन आपने उसी में कर दिया कि भाई अगर सुबह 10 बजे जो है 26 तारीख की सुबह 10 बजे तक मशीन सही काउंट करेगी, लेकिन जैसे ही 10 बजेगा वैसे ही वो कांग्रेस के या सपा के वोट जो वो बीजेपी को डालना शुरू कर देगी और 4 बजे फिर इस काम को बंद कर देगी, तो प्रोग्राम तो हो गया फ्री। तो कुल मिलाकर के बात तो यहाँ यही आ रही है कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि उसमें प्रोग्राम जो गलत फिट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस पर शायद जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है, और वो जो बात कह रहे हैं कि इसको किस तरीके से फुल प्रूफ बनाया जाए, इसको लेकर के बात करनी है, सुरक्षित किस तरीके से बनाया जाए, तो इसको सुरक्षा को लेकर के जो मेजरमेंट्स हैं वही जो है वो उसमें फैसले में आ सकते हैं राजीव जी। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर जो मेजरमेंट्स हैं वही उस फैसले में आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस फैसले में क्या कुछ आ सकता है, इस पर गौर फरमाया। अगर शर्मित्रा जी आपको क्या लगता है, क्या कुछ डायरेक्टिव हो सकता है? जितनी बहस हुई है उस आधार को, उसको आप बहुत नज़दीक से आपने फॉलो किया है, उस आधार पे भी क्या कुछ डायरेक्टिव हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की सुरक्षा को लेकर कोई यहाँ दिशा निर्देश, या वीवीपैट की 100% काउंटिंग को लेकर कुछ दिशा निर्देश, क्या कुछ देखा जाए, इस पर क्या कुछ सोचा समझा जाए? राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को जो फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि माननीय जजों ने कुछ मंथन किया है, तभी आज सुबह से जो सारे सवाल उठे, माइक्रोचिप को लेकर जो सवाल उठे, प्रोग्रामिंग को लेकर, फ्लैश कार्ड को लेकर, ये सारे सवाल जो उठे, और क्योंकि जस्टिस खन्ना ने कह दिया कि हाँ री हियरिंग नहीं है, कि हम दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो संदेह है उनको हम उनको दूर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब जो फैसला लिखा जा चुका था, अब उस फैसले में कुछ और सुधार किए जा रहे हैं, कुछ और उसमें ये बदलाव शायद हो रहा है, और ये बदलाव मेरा ख्याल है अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि इसमें कोर्ट की मंशा यही है कि ईवीएम को लेकर जितने शक हैं वो ज्यादा से ज्यादा शक जो है वो दूर हो जाएं। और उसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्देश इस तरह का मिल सकता है कि वो अपने फैक्ट्स जो वो रखती है सामने, जो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है, उसमें वो कुछ और जानकारियां बढ़ाए, ताकि जनता को ये सब और पता चले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो भी ये फैसला लिखा जा रहा है, ये जो पहले लिखा जा चुका होगा उसमें अब सुधार हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है, तभी इतना वक्त लग रहा है। मेरा ख्याल है आधा घंटे से ऊपर हो गया है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और फैसला जो है अब उसमें वो लिखने की शुरुआत, मतलब लिखा ही जा रहा है। तो इसका मतलब है बड़ी बारीकी से न्यायालय जो है इस चीज को परख रहा है, और वो ये सोच रहा है कि इसमें कोई भी गुंजाइश शक की न रह जाए। वीवीपैट को लेकर भी हम ये नहीं जानते कि 100 मतलब हो सकता है 100% की बात ना हो, लेकिन पहले के मुकाबले ज्यादा वीवीपैट की गिनती जो है वो करने का निर्देश इसमें आ सकता है, क्योंकि जितनी ज्यादा गिनतियां होंगी उतने संदेह की गुंजाइश कम होगी। अगर 100% में गिनती करने में वक्त ज्यादा लगेगा, अगर ये एक तर्क है, हालांकि ये तर्क का कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं और वक्त ले सकते हैं। जब 2 महीने चुनाव चल सकते हैं तो 2 दिन और उसमें बढ़ाया जा सकते हैं कि पूरे इत्मीनान से गिनती हो जाए। लेकिन अगर 100% गिनती नहीं भी हो रही है तो फिर भी 5% से तो उसको बढ़ाया ही जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीवीपैट की ज्यादा गिनती जो है, यहाँ पर आज ये फैसला ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। और इसके अलावा प्रोग्रामिंग को लेकर, या जो हमने ये भी देखा था कि वो बटन दबाते हैं तो वो फ्लैश कहाँ जलता है, या जो ट्रांसपेरेंसी की बात थी कि
काले शीशे में ढका होता है जो बैलेट जिसमें पर्ची गिरती है, उसको आप वो करिए। यानी ये सारे सवाल जो वकीलों की ओर से उठाए गए थे, एडीआर की ओर से जो उठाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट उन सारे सवालों का यहाँ पर न्यायपूर्ण जवाब देने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, ये नजर आ रहा है राजीव जी। देने की कोशिश। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, फैसला लिखा जा रहा है। उसमें कुछ क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को यहाँ पूछ लिया गया, उसका जवाब ले लिया गया जजेस के थ्रू। 2 जजों की बेंच है। आप जानते हैं मामला ईवीएम वीवीपैट का है और वहाँ पर 2 बातें महत्वपूर्ण रूप से आई थी, उठाई गई थी। पहली बात ये कि वीवीपैट में जो पर्ची दिखती है उस पर्ची को वोटर के हाथ में दिया जाए और वोटर उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाले और उसी पर्ची की काउंटिंग हो। सवाल पहला इसमें जो सबसे बड़ी डिमांड है। और लेकिन यहाँ पर इस डिमांड के साथ ही वहाँ जस्टिस खन्ना का कहना था कि हम नहीं चाहते कि किसी भी रूप में फिजिकली इसको टच किया जाए, जो पर्ची निकलती है, यानी कि कहीं से भी आप उसको टच नहीं कर सकते। ये पहले से ही इसको खारिज कर दिया गया है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कि अब रह जाती है दूसरी डिमांड कि 100% काउंटिंग हो, और ये उससे पहले वोटिंग सुरक्षित कैसे हो, इस पर भी कई सारे सवाल हुए कि उसमें माइक्रो चिप्स की बात हुई, फिर उसमें फ्लैश मेमोरी की बात हुई, उसमें कंट्रोल यूनिट की बात हुई, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं इसकी बात हुई। इसके बाद इसमें लैपटॉप के इस्तेमाल की बात हुई। इसमें अलग अलग बातें होती रही हैं और इन सारे सवालों का जवाब दिया गया। इसमें बारकोड की बात भी आ रही है। तो चुनाव और उसमें भी वोटिंग सुरक्षित कैसे रहे, वोटिंग सुरक्षित रहे तब आप किसी भी रूप में काउंटिंग कर लीजिए, उसको ईवीएम से ही काउंटिंग कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है फिर? अमलेंदु जी, बात तो यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है कि अगर मान लीजिए वोटिंग सुरक्षित है, फिर चाहे आप हाथ से गिनिए चाहे मशीन से गिनिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। समस्या गिनती की थोड़ी है, समस्या तो इस मशीन की है कि मशीन जो है वो क्या गड़बड़ कर रही है। मशीन में जो दिक्कत है उसकी, और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है वो इसी के लिए पहुंचा है भी जो 100% गिनती की बात की जा रही है वो भी इसलिए की जा रही है कि मशीन अगर कुछ गड़बड़ करती है तो मशीन की बदमाशी को रोका जाए। इसके लिए 100% वीवीपैट की पर्ची की गिनती कराई जाए। कुल मिलाकर आज का राजीव जी यही है कि जो बात है मौलिक अधिकार जो एक व्यक्ति का है, और जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट बार बार जो ये बता चुका है कि मौलिक अधिकार जो है वो कभी क्रश नहीं किए जा सकते, और इलेक्टोरल बॉन्ड का केस जो था वो भी मौलिक अधिकार जो है उनके आधार पे ही जो था वो इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) और आरटीआई एक्ट का उल्लंघन करता है। तो इसको लेकर के जो यहाँ भी जो मामला है, यहाँ भी यही है कि मेरा अधिकार है कि मैंने जिसको वोट दिया वो सुरक्षित रहे, मुझको ये जानकारी रहे कि मैंने जहाँ वोट दिया था वहाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये मेरा जानने का अधिकार है। तो मेरा मतलब कुल मिलाकर के राजीव जी बात ये है कि ये जो याचिका गई है, खासतौर से जो गोपाल एस नारायण और जो एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल जो खुद एडवोकेट भी हैं, उनकी जो याचिका है वो इसी के आधार पर है कि एक मतदाता का अधिकार है कि मेरा अपना अधिकार है कि मुझको जो मैंने वोट डाला वो मुझको मालूम रहे। तो कुल मिलाकर के इसके ऊपर ये गई है और ये याचिका इसी पे सुनवाई भी हो रही है। तो कुल मिलाकर के राजीव जी ये प्रश्न जो है वो चुनावी प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक मतदाता के मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है कि उसके मौलिक अधिकार के साथ कोई छल किसी तरीके से नहीं होने पाए। तो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी और स्वस्थ और निष्पक्ष हो, दूसरा मशीनें कुछ गड़बड़ नहीं कर पाएँ, और तीसरी बात यह कि एक मतदाता का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है मतदाता का, वो सुरक्षित रहे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है, संविधान का संरक्षक है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो इन 3 बिंदुओं को निश्चित तौर पे ध्यान में रख करके देगा। राजीव, बिल्कुल इन 3 बिंदुओं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी बात आप कर रहे हैं, इन 3 बिंदुओं को सामने रखकर ही सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण ये भी कि क्या यहाँ से हम इस चुनाव सुधार की प्रक्रिया में और मजबूती आते हुए देखेंगे। एक यहाँ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जिस ढंग से हेट स्पीचेस बढ़ रही हैं, जिस ढंग से हम लगातार, आज की बात नहीं है, ये पिछले 10 साल में आप देखिए कैसे चुनाव प्रचार के दौरान नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं,
चाहे वो होली, दिवाली और ईद और बकरीद की बात हो, चाहे वो बात शमशान और कब्रिस्तान की हो, चाहे बात वो 80 और 20 की हो, इन तमाम बातों को देखिए। चाहे अब बात जो अभी पिछले 3 दिनों से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मुस्लिम ज़्यादा आबादी, मुस्लिम लीग, घुसपैठिया, मांस मछली, ये सारी बातें जो हो रही हैं, इन सबको अगर मिलाइए, जोड़िए तो एक ये सुधार, इसकी भी ज़रूरत है। सिर्फ वीवीपैट या मशीन, उस मशीन को आप सुरक्षित कैसे रखें, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन साथ साथ आप समाज में क्या नफरत फैला रहे हैं उसको कैसे दूर करें, ये भी चुनाव आयोग के लिए एक चुनाव सुधार की प्रक्रिया को और मजबूत करने की प्रक्रिया जो है उसके लिए ज़रूरी है। ये भी तो है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव जी, इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो सुप्रीम कोर्ट खुद राजीव जी हेट स्पीच को लेकर के काफ़ी गंभीर रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से उत्तराखंड में उसने जो थी पंचायत होने वाली थी उसको रुकवाया और अधिकारियों को सख्त आदेश दिया कि अगर वहाँ कुछ हुआ तो उसके लिए डीएम सीधे जिम्मेदार होंगे। और हमने उसका असर देखा कि वहाँ पंचायत रुक गई, हेट स्पीच वहाँ रुक गई। तो सुप्रीम कोर्ट अगर हेट स्पीच को लेकर के इतना ज़्यादा गंभीर है, उस पर कल भी हेट स्पीच को लेकर के सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की जो है भाषा वो हेट स्पीच की श्रेणी में आती है तो उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस समय ये कार्रवाई करना जो है ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है राजीव जी। इस समय चुनाव आयोग के अंतर्गत सारी चीज़ें आ रही हैं और अगर चुनाव आयोग एक तरीके से प्रधानमंत्री की इस हेट स्पीच में आंखें मूंदे बैठा है तो इसका मतलब ये है कि हमको जो है फातिहा पढ़ लेना चाहिए अब चुनाव आयोग की कब्र पर जाकर के। अगर प्रधानमंत्री के जो है कोई नोटिस इशू नहीं होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि चुनाव आयोग को स्वयं इस पर FIR दर्ज करनी चाहिए। हालांकि एक बात मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा राजीव जी, आपको याद होगा कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पिछले किसी चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बैन लगा था कि वो 48 घंटे जो है वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो यही अगर इतना ही है, सिंबॉलिक ही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके का प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता है? प्रधानमंत्री के कानून से ऊपर है क्या? देश में 2 कानून है, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और बाकी देश के लिए अलग कानून है। मतलब यति नरसिंहानंद अगर कोई भाषा इस्तेमाल करता है, उस भाषा पे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो उसी भाषा को इस्तेमाल करने पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? ये सवाल तो चुनाव आयोग से है राजीव जी निश्चित तौर पे, क्योंकि इस समय सरकार से कोई सवाल नहीं हो सकता, सरकार इस समय कहीं है ही नहीं। इस समय चुनाव आयोग जो है वो इस समय एक तरीके से सरकार है सब कुछ, और सब कुछ उसी के अंदर आ रहा है चुनाव आयोग के। तो चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और यही सवाल लगातार उठाया जा रहा है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी जाकर के मिला, उसने जो 70 सूत्री मांगे रखी, उसमें एक मांग ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो है वो उनकी हेट स्पीच के लिए कार्रवाई की जाए राजीव जी। और ये राजीव जी सिर्फ केवल हेट स्पीच नहीं है, ये समाज को बांटने की कोशिश है, देश को बांटने की कोशिश है। जो नरेंद्र मोदी बाबा टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो राजीव जी ये है जो देश को बांटने की कोशिशें कर रहा है। भले ही आप चुनावी फायदे के लिए कर रहे हो, किसी फायदे के लिए कर रहे हो, लेकिन ये देश को बांटने की कोशिश है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देश को बांटने की कोशिश। और इस बीच फैसला सुरक्षित रखा हुआ है कोर्ट ने, दोनों जजों की बेंच ने, और इस पर फैसले के ऐलान का इंतज़ार। लेकिन उससे पहले जो कुछ कोर्ट रूम में हुआ वो हम आप तक पहुंचाते रहे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से क्या हम ये देखेंगे कि माइक्रो कंट्रोलर चिप की जो बात हो रही थी, उसकी जो NXP जो कंपनी है, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी है। जब वो प्राइवेट कंपनी ये सब काम कर सकती है, तो माननीय जज महोदय जो कह रहे थे कि आप चाहते हैं कि EVM और वीवीपैट को क्या प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए। EVM और वीवीपैट तो डब्बा है साहब, असली काम तो प्राइवेट कंपनी वो तो प्राइवेट कंपनी कर रही है जो माइक्रो चिप बना रही है, माइक्रो कंट्रोल जो चिप बना रही है, और उसी चिप के ज़रिए तो सब कुछ हो रहा है। ये तो इम्पोर्टेंट है अमलेंदु जी। और इसलिए ये बहुत कुछ है और बड़ा एक अलग तरह का ये मामला दिखाई देता है, अलग तरह का मामला दिखाई देता है। और मुझे पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये फैसला उस दिशा में, जिस दिशा में ये अपील की गई है, उस दिशा में जाता हुआ दिखता है। हालांकि अभी आना बाकी है फैसला, देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन मुझे ये दिखाई नहीं देता कि ये फैसला जो उम्मीद की हुई है ADR ने, और एक बड़ा मतलब हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग जो है वो, हालांकि जैसे आपने देखा जस्टिस दत्ता ने कहा कि संदेह के आधार पर हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं दे सकते। बात संदेह का नहीं है ना। बिल्कुल, आप इस फैसले को देने से पहले आप इन तमाम चीज़ों को आप मंगा लीजिए ना, माइक्रो कंट्रोलर चिप को मंगा लीजिए, आप एक बार एक मशीन को मंगा लीजिए अपने यहाँ।
वहाँ देख लीजिए। हाँ, अगर महमूद प्राचा को मशीन नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट को तो मशीन दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में उसकी जांच करा ले। भाई जैसे आपने चंडीगढ़ से बैलेट पेपर मंगवा लिए थे, ऐसे ही आप चुनाव आयोग से कहिए भाई ठीक है आप एक मशीन लेकर के आ जाइए, हम चेक करा देते हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बैलेट पेपर मंगाने का काम तो आपने किया। और राजीव जी, चंडीगढ़ का तो फैसला भी, काउंटिंग भी सुप्रीम कोर्ट में ही हुई। सुप्रीम कोर्ट में मतलब उसकी काउंटिंग होने के बाद वहीं से परिणाम घोषित कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट जब वहाँ से बैलेट पेपर मंगा करके यहाँ फैसला सुना सकता है और ये बता सकता है कि फला व्यक्ति जीता और फला हारा है, तो सुप्रीम कोर्ट मशीनें मंगा करके जांच भी करा सकता है कि ठीक है हम जांच करा लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर जांच ठीक होती है तो ठीक है, सबको मान्य होगा, मान लिया जाएगा। तो ये भी एक हो सकता है राजीव जी। हालांकि मुझे लगता है कि आज शायद फैसला आने की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि जितनी देर हो रही है उससे लग रहा है कि ये या तो बहुत देर में आएगा फैसला, या फिर अभी भी जो रिजर्व है वो रिजर्व रहेगा। क्योंकि अब तक फैसला होता तो राजीव जी आना होता तो अब तक आज फैसला आ चुका था। लेकिन फिर भी इंतज़ार करना चाहिए कि जो बहस हुई है, जो अपने क्वेश्चंस और जो क्वेरीज थी, जो डाउट्स थे, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर किया है। बहुत से नए डाउट्स पैदा हुए हैं, उस पर दूसरे पक्षों की भी बात आई है, दोनों पक्षों की बात सुनी है। हालांकि ये कहा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि हम इसकी री हियरिंग नहीं कर रहे हैं, जो भी बहस होनी थी वो हो चुकी है, हमारे कुछ डाउट्स थे उनको हमने क्लियर किया है। तो वो डाउट्स जो थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के वो क्लियर हो चुके हैं, जो उनको समझना था वो समझ चुके हैं। प्रशांत भूषण के तर्क जो थे वो भी उसको समझ चुके हैं, और बाकी जो वकील साहिबान के तर्क थे उनको भी वो समझ चुके हैं। तो यानी तर्क वो समझ चुके हैं, ये उनका कहना है। और ये भी कहना है कि जो मौजूदा प्रक्रिया है इसको किस तरीके से सुधार किया जाए और इसको किस तरीके से पारदर्शी बनाया जाए, ये उनकी चिंता में है। तो इस मतलब राजीव जी, चिंता में तो जो मतलब देश की चिंता है, वो चिंता माननीय उच्चतम न्यायालय की भी दिखाई पड़ती है कि उसको भी चिंता है कि इस प्रक्रिया पे कोई संदेह ना रहे और ये प्रक्रिया पूरी तरीके से स्वस्थ, निष्पक्ष और पारदर्शी हो और ये सुरक्षित हो। ये कंसर्न माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो दिखाई पड़ता है, लेकिन अब वो उस पर जो नियम लागू किए जाने हैं और किस तरीके से सुधार किया जाना है, वो किस दिशा में जाते हैं, महत्वपूर्ण बात यह है, उस पर ध्यान जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या रास्ता निकाला है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट क्या रास्ता निकालता है, सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके अलावा ये फैसला सुरक्षित रखा हुआ और फैसले का इंतज़ार हम भी कर रहे हैं कि कब तक ये फैसला आता है, क्योंकि आज जो लिस्टिंग हुई थी फैसले के लिए हुई थी, डायरेक्टिव के लिए हुई थी, और साथ साथ ये बताया गया था कि इसमें कुछ क्वेरीज हैं, उन क्वेरीज को हम आपके सामने रख रहे हैं। रखा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी आकर के उस पर बात किए, पूछा गया और जवाब दिए, और जवाब के बाद कुछ और भी क्रॉस क्वेश्चंस हुए वहाँ प्रशांत भूषण की तरफ से भी, और इधर दूसरे वकील संजय हेगड़े की तरफ से भी अपनी बातें रखी गई, और अरुण ठाकुर की तरफ से भी ये बातें रखी गई। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं कि ये अब फैसला सुरक्षित है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राकेश पाठक, हमारे साथी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत करता हूं। और सुबह से हम लोगों की सबकी नज़रें, आपकी निगाहें भी टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है इस पे। अब फैसला सुरक्षित है, कुछ क्वेरीज थी जजेस की, दोनों बेंच जो दो जजों की जो बेंच है उसकी, और उस क्वेरीज को इन लोगों ने फुलफिल कर लिया है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है वो किस में लगाया जाता है, उसका जवाब भी आ गया, और उसके 2-3 सवाल और भी थे, सबका जवाब आ गया है। अब फैसले का इंतजार। लेकिन उससे पहले हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, एक अहम बिंदु ये है कि ये मामला सिर्फ मशीन का नहीं है, मामला इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया का है, जिसमें भाषण का मामला भी है, जिसमें प्रचार के दौरान आप नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी है, जिसमें एक कैंडिडेट ही नहीं बल्कि 8-8, 10-10 कैंडिडेट अचानक विड्रॉ कर लेते हैं, उसका मामला भी है, सूरत की घटना, और ऐसे कई सारे मामले हैं। और मामला उसका भी है जो सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, यानी चंडीगढ़ का भी है। इन सब को देखा जाए तो आज की तारीख में कैसे भरोसा करे इंसान, एक आम नागरिक, एक आम मतदाता इलेक्शन कमीशन पर कैसे भरोसा करे इस चुनाव की पद्धति, प्रणाली, प्रक्रिया पर कि हाँ ये स्वस्थ निष्पक्ष चुनाव है। और यही बात वहां करने की कोशिश हो रही है। माननीय जज महोदय कह रहे हैं कि संदेह के आधार पर हम फैसला नहीं सुना सकते। बिल्कुल सही है, कानून से बंधे हुए हैं वो, उनको साक्ष्य चाहिए, संदेह नहीं चाहिए, उनको सब कुछ प्रूफ चाहिए, फुल प्रूफ भी मंगा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। डॉक्टर साहब देखिए राजीव जी,
राजीव जी, हम सब जानते हैं लोकतंत्र की मूल अवधारणा ही पारदर्शिता और निष्पक्षता पर टिकी हुई है। अगर किसी देश, किसी समाज में, किसी व्यवस्था, किसी यंत्र, किसी तंत्र, किसी प्रक्रिया पर कोई संदेह होता है, समाज का एक बड़ा हिस्सा किसी चीज पर भरोसा नहीं कर पा रहा, तो उसका कोई ना कोई निदान तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जो सुनवाई चल रही है, अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि फैसला सुरक्षित रखा है, हम नहीं जानते फैसला किस रूप में सामने आएगा, लेकिन मैं पहले भी एक बार आपके साथ चर्चा में कह चुका हूं कि हम इस वक्त कम से कम इस चलते चुनाव में, जिसमें एक चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के होने में अभी 48 घंटे बाकी हैं, तो कोई बहुत निर्णायक बदलाव का फैसला आएगा ऐसी उम्मीद हम नहीं करते। लेकिन कुछ तो कोर्स करेक्शन की जरूरत है, कुछ बदलाव, कुछ सुधार ऐसे हों कि जनता का भरोसा कायम हो। आपने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया, मैं कई दिनों से पूछ रहा हूं और उस दिन से भी लगातार पूछ रहा हूं कि क्या किसी अपराध को करने के बाद सिर्फ माफी मांगना पर्याप्त होता है? ये कोई नया दंड विधान लिखा गया है भारत में कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहे कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है, आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, आपराधिक न्याय व्यवस्था में जिस कृत्य को हत्या मान लिया गया हो, भले ही उसको मुहावरे के रूप में लें, यानी चुनाव प्रक्रिया की हत्या की उस व्यक्ति ने, और सुप्रीम कोर्ट ने माफी के बाद कोई सजा नहीं दी, कम से कम हमारी जानकारी में तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप पर मुकदमा चलना चाहिए। क्या वो अनिल मसीह गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चला? अभी जो सूरत मॉडल के रूप में नई सूरत हमारे सामने रखी गई है लोकतंत्र की, चुनावी यज्ञ में जिस तरह से लोगों को ले जाकर ढूंढकर क्राइम ब्रांच लगाई गई, राजीव जी विस्तार से आप कल से जानते होंगे इस खबर को, तो कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जो सूरत से बड़ौदा चला गया था किसी फार्म हाउस में, फोन बंद करके बैठा था, उसकी लास्ट लोकेशन के आधार पर क्राइम ब्रांच उसको लेकर आई है और बीजेपी के लोगों के हवाले कर दिया है 5 स्टार होटल में। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि पहले भी लोग निर्विरोध जीते हैं, लेकिन क्या पहले निर्विरोध चुनाव जीतने वालों ने इस तरह सरकारी तंत्र का उपयोग किया था? अगर उस वक्त किया था तो हम आज भी उसकी आलोचना करने को तैयार हैं। अगर डिम्पल यादव के निर्विरोध निर्वाचित होने में समाजवादी पार्टी ने इस तरह से पुलिसी हथकंडे अपनाए थे तो वे जानकारियां सामने आना चाहिए थी, तब नहीं आई तो अब आ जाए, हमारी लानत भेजने को तैयार है। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थितियां हैं, हमारा लोकतंत्र जिस दोराहे पर खड़ा है उसमें सबसे पहली ही सीढ़ी, सबसे पहली पायदान निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। और आप निर्वाचन आयोग की भूमिका पर बात कर रहे हैं राजीव जी। निर्वाचन आयोग की भूमिका को लेकर जितने सवाल इस वक्त उठे हैं, जिस तरह उसकी भूमिका प्रश्नवाचक चिन्ह के निशान के घेरे में है, वैसे इससे पहले तो कभी नहीं थी। निर्वाचन आयोग को उद्धव ठाकरे की पार्टी के थीम सॉन्ग में हिंदुत्व शब्द दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, भवानी शब्द सुनाई दे रहा है, लेकिन उससे माननीय प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के घृणा से भरे हुए, सांप्रदायिक विद्वेष से भरे हुए भाषण तो सुनाई नहीं दे रहे, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? इसके अलावा भी राजीव जी, सिर्फ निर्वाचन आयोग ही नहीं, बाकी पूरा तंत्र भी तो धृतराष्ट्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने जो बांसवाड़ा में भाषण दिया राजीव जी, वो अकेले आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, वो जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन नहीं है। इससे आगे वो तो कानूनन अपराध है। भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 153A के अंतर्गत अपराध है राजीव जी। वो उस कानून में, उस विधान में साफ लिखा हुआ है कि मन वचन कर्म से, यानी आपकी वाणी से, आपके किसी लेख से, आपके द्वारा किसी लिखे गए पर्चे से, किताब से या किसी संकेत से, उसमें राजीव जी बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर आपने कोई संकेत किया है, हाथों से इशारा किया है इस तरह का जिससे दो समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़े, घृणा फैले, वो भी अपराध है। जैसे हैदराबाद की जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने प्रत्यंचा तान कर तीर
चढ़ाया था धनुष पर मस्जिद की ओर, उसमें बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा सुना उस दिन, वो तो आईपीसी के अंतर्गत अपराध है और उसके लिए किसी फरियादी की जरूरत नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर राजीव जी ये कह चुका है कि हेट स्पीच में किसी फरियादी की आवश्यकता नहीं है, किसी शिकायतकर्ता की आवश्यकता नहीं है, किसी अदालती निर्देश की आवश्यकता नहीं है। स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य की, प्रशासन की, कि ऐसे किसी भी घृणा फैलाने वाले भाषण पर सरकार, प्रशासन, शासन स्वयमेव सुओ मोटो मुकदमा दर्ज करेगा। नरेंद्र मोदी भले देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के सारे कानून उन पर लागू होते हैं। क्यों नहीं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ अब तक? तो हमें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही उम्मीद भरी नजरों से देखना पड़ता है। हर मामले में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वही सब कुछ करे, बाकी पूरा तंत्र, बाकी सारी संवैधानिक संस्थाएं और इकाइयां हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। वे बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार के गठबंधन के घटक दल बने बैठे हैं। तो अकेला एक ही दल बचा है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। वो इस वक्त शामिल नहीं है किसी भी गठबंधन में। तो जो फैसला सुरक्षित रखा गया है उसे सामने आ जाने देते हैं, फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस मामले में। कुछ संदेह उन्होंने दूर किए हैं कि नहीं लोगों के, मतदाताओं के, विपक्ष के, हमारे और आपके। जब तक ये संदेह के बादल घेरे रहेंगे, ये पूरा चुनाव शक की निगाह से तो देखा ही जाएगा राजीव जी। इस पर संदेह तो बना ही रहेगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लोकतंत्र में चुनाव एक पवित्र प्रक्रिया है। उस पर किसी भी तरह का संदेह, वो भी इस तरह का संदेह कि पूरा चुनाव ही गड़बड़ झाले के तहत होता है, बहुत कुछ गड़बड़ होता है हर चुनाव में, ये संदेह बना रहना लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा नहीं और देश के लिए भी अच्छा नहीं। जी राजीव जी। लोकतंत्र के सेहत के लिए अच्छा नहीं है और देश के लिए भी अच्छा नहीं है। और चुनाव का वक्त है और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि चुनाव निष्पक्ष हों और उस निष्पक्षता की तरफ आप अगर बढ़ते हैं, पारदर्शिता की तरफ अगर आप बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं निशान, सवालिया निशान जो है वो चुनाव आयोग की तरफ आता ही आता है। और लगातार आप देख रहे हैं 5 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस चुनाव के बाद से ईवीएम को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। दिग्विजय सिंह लगातार इस पर अपनी बात रखते आए हैं, कांग्रेस के नेता, और अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं। और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जो वरिष्ठ वकील हैं उन लोगों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। मामला एडीआर की याचिका से यहाँ तक पहुँचा है जिसमें 2 बार सुनवाई हो चुकी, आज तीसरी बार स्पष्टीकरण और फैसला सुरक्षित था। फैसला आज भी सुरक्षित रखा गया है और फैसले के लिखने का काम, और हम यही इंतज़ार कर रहे हैं कि इस बीच अगर फैसला आ जाता है, जजेस जो हैं वो फैसला सुनाना शुरू करते हैं, तो वो फैसला भी हम आप तक पहुँचाएँ। लेकिन उससे पहले समीक्षा कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं और इधर स्टूडियो में हमारे साथी जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए, अभी आप कह भी रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो, चाहे योगी आदित्यनाथ के भाषण को हम लोग शरिया कानून की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शरिया कानून का जिक्र किया है। और मतलब जो नहीं है, अगर कुछ कहीं दिखाई दे, हो, सुनाई पड़े तो अलग बात है, नहीं है इन चीज़ों को, मतलब झूठ और महाझूठ परोस करके आप लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। क्या ये एक डर, एक भय ये बना हुआ है इस चुनाव में संभावित हार को देखते हुए और इस हद तक गुजरना, और ये समझते हुए, ये जानते हुए कि सब कुछ तो हमारी मुट्ठी में है, तो फिर डर क्या? फिर ऐसे में यही माना जाए कि तब तो इनका 400 पार का जो नारा है वो भी पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी वैसा नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। हम जो एक तरफा है, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये जो देश है, इस देश की जनता क्या ऐसी बैठी रहेगी? एक ये सवाल कौंधता है मेरे अंदर डॉक्टर साहब कि क्या ये आज भी आप याद कीजिए 2019 की आंधी, राष्ट्रवाद की आंधी में भी कांग्रेस के पक्ष में वोट देने वाले 12 करोड़ थे, कम नहीं होते। 12 करोड़ लोग, 13 करोड़ लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस को। तो इसलिए ये क्या कुछ आप सोचते हैं? डॉक्टर साहब, बिल्कुल वाजिब सवाल आपके दिमाग में आता है, बिल्कुल आपकी चिंता भी वाजिब है।
आपने कहा कि झूठ बोलते हैं, वे सिर्फ झूठ फैलाते हैं जो कहीं नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम शब्द नहीं है। संपत्तियों को जिस तरह जब्त करके बांटने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि बाजरे के डिब्बे में या दीवार में खोद कर रखे गए जेवर भी कांग्रेस उठा ले जाएगी। ये इतना प्रचंड झूठ है कि इसका प्रतिकार करने के लिए उतनी ही बड़ी ताकत चाहिए जितनी बड़ी ताकत से वे लोग झूठ फैलाते हैं। राजीव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, लगता है इन लोगों ने गोएबल्स को, जोसेफ गोएबल्स को अपना आदर्श माना है। गोएबल्स कहते थे कि एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सच मान लिया जाता है। एक और दृष्टांत मैं अक्सर दोहराता हूं कि पंचवटी की रचना की मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण जी ने लिखा है, उसमें उद्देश्यों में भी है कि कोई गलत बात बार बार कही जाए तो सच मान ली जाती है। किसी बात को बार बार दोहराया जाए भले ही वो सच न हो। तो केकई जब को भवन में जाने से पहले राम के राज्याभिषेक की बात आई तो मंथरा ने एक ही रट लगा दी। उसने कहा, महारानी भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह। केकई ने 1-2 बार सुना, अनसुना कर दिया। लेकिन जब मंथरा बार बार ये कहती रही, भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गेह, यानी आपके पुत्र भरत पर महाराज दशरथ को संदेह है, उन्हें बुलाया तक नहीं जा रहा ननिहाल से कि राज्याभिषेक में आ जाए। जब उसने 100 बार कह लिया होगा, 50 बार कह लिया, तो केकई ने उस पर विश्वास कर लिया, उस झूठ पर। बीजेपी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, उनकी पूरी पार्टी, उनका पूरा तंत्र इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं कि झूठ इतनी बार बोलो, इतने जोर से बोलो कि वो सच मान लिया जाए। देश का एक सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री 16 आने झूठ बोल रहा है। उसे सफेद झूठ कहना भी झूठ का अपमान है। उससे भी बड़ा कोई झूठ होता हो तो वो है कि कांग्रेस शरिया कानून लागू करना चाहती है भारत में। पहली बात तो कांग्रेस ऐसा करना भी चाहती होगी तो कोई कर नहीं सकता। और क्यों करना चाहेगी? कांग्रेस ने तो इस देश पर निर्द्वंद 50 साल, 70 सालों में से 55 साल राज किया है उसने। जिस बहुमत की बात और जिस बहुमत का नारा आज नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लगा रहे हैं, उससे ज्यादा सीटें तो कांग्रेस पा चुकी है। राजीव गांधी के पास बहुमत था, 1980 में इंदिरा गांधी के पास अच्छा खासा बहुमत था। क्या उन्होंने सचमुच में ऐसा कोई संविधान संशोधन कर दिया था? क्या उन्होंने शरिया कानून लागू कर दिया था? और देश के पहले आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने कौन सा विपक्ष था? क्या था उस वक्त उनके सामने? वे चाहते तो तब लागू कर लेते। लेकिन बीजेपी, आरएसएस को सिर्फ झूठ बोलना है, झूठ फैलाना है, क्योंकि वे इस चुनाव में पिछड़ते हुए लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उनके सामने एक बड़ी विकराल समस्या लेकर आ गया है। उसमें भारत के, इस समाज के, देश के नागरिकों के जरूरी सवालात की बात है। कांग्रेस के न्याय पत्र में रोजगार की बात है, महंगाई की बात है और तमाम सारे मुद्दे हैं। स्त्रियों की अस्मिता का सवाल है। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है, बीजेपी को खुद नहीं मालूम होगा। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो नहीं है वो उन्हें मालूम है। उन्हें पता है कि हिंदू मुसलमान है उसमें। उन्हें पता है कि संपत्ति छीनकर मुसलमानों को बांट देगी कांग्रेस। उनको पता है कि शरिया कानून लागू करने वाली है कांग्रेस। जबकि न्याय पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा एक शब्द नहीं है। रोज कांग्रेस के नेता चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनौती दे दी है कि आपके पास टाइम हो तो हमसे बात कर लें। आपको शायद समझ में नहीं आया है तो मैं आकर आपको समझा देता हूं हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या है। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी समय नहीं दे सकते, क्योंकि व्यक्तिशः 1-to-1, 1-on-1 बात करेंगे तो उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होगा। इसीलिए वे हम और आप जैसे पत्रकारों को, तमाम हम लोग तो बहुत साधारण पत्रकार हैं और बड़े बड़े पत्रकार हैं, उन्हें इंटरव्यू देने को तैयार नहीं होते। वे उन लोगों को साक्षात्कार देते हैं जो प्रतिप्रश्न न करें, जो उनके झूठ को स्वीकार करके मुंडी हिलाएं और अगला सवाल पूछने लगे कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। तो कुल मिलाकर मोदी जी, बीजेपी की घबराहट यह है कि चुनाव के मुद्दे क्या हों वो उनके पास नहीं। कोई एक भी सपना इस देश को इस वक्त परोसने की स्थिति में वे नहीं है। वो नहीं बता पा रहे वो क्या देंगे 2024 में जीते तो। वे सुबह से शाम तक सिर्फ कांग्रेस के
घोषणा पत्र और कांग्रेस के नेताओं के बयानों या अतीत की घटनाओं, कहीं कोको आइलैंड ले आएंगे, कहीं कच्चा तिबू ले आएंगे। आप बीच में कोको आइलैंड ले आए, वो भी झूठ का परिंदा है। 1937 में वो दिया जा चुका अंग्रेजों द्वारा बर्मा को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई लेना देना नहीं। राजीव जी, जब अंग्रेजों का साम्राज्य यहां कायम था तो भारत और बर्मा दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिश बर्मा और ब्रिटिश इंडिया। इसलिए जब वो आइलैंड, थोड़े से 7-8 द्वीप हैं, कोको आइलैंड छोटा सा एक अंडमान के पास में समूह है द्वीपों का, वो भारत के हिस्से में कभी था ही नहीं। वो पहले भी, आजादी से पहले भी ब्रिटिश बर्मा का हिस्सा था। जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने वो बर्मा को दे दिया। अब आज आप कहें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बर्मा को दे दिए द्वीप, ऐसे महा झूठ फैलाकर वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे ये बताने की स्थिति में नहीं है कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ज्यादा का बिक रहा है, तो आपने जो बयान दिए थे 2014 से पहले, उनका क्या? वे ये बताने की स्थिति में नहीं है कि डॉलर 83 रुपए 60 पैसे से ऊपर हो गया है। वे ये बताने की स्थिति में नहीं है कि इस देश का युवा, उस युवा आबादी का 85-83% हिस्सा बेरोजगार है। वो ये बताने की स्थिति में नहीं है कि 4 साल की अग्निवीर की योजना में नौकरी कर कर सिर्फ 4 साल में भरी जवानी में रिटायर हो जाने वाला लड़का, युवा, इस देश की युवा शक्ति क्या करेगी फिर आकर? उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है राजीव जी। इसलिए वे नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं, इसलिए वे इस तरह के झूठ फैला रहे हैं, इसलिए वे हिंदू मुस्लिम पर उतारू हैं। और मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, आने वाले 6 चरणों में वे इसे चरम तक ले जाएंगे। नफरत की भट्टी को फूंकने से इतना फूकेंगे कि उनका बस चले तो चलते चुनाव में सांप्रदायिकता की आग भड़क कर देश दंगों की राह पर चल पड़े, उसी में उनके वोट पक्के होते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन आखिरी बात, जो राजीव जी आपने 140 करोड़ लोगों की, जनता की बुद्धि विवेक, उसके बारे में सवाल पूछा, हमें अंतिम तौर पर भरोसा उसी पर करना है। अगर सचमुच इस देश की जनता को 20-22 करोड़ मुसलमानों से डर लगता है, खुद 120 करोड़ होकर, तो फिर उस जनता को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा भरोसा यह है कि अब मोदी जी की ये कारगुजारियां, ये दांव पैंच चल नहीं रहे हैं। जब से उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, जो सामान्य हिंदू लोग हैं, जो भाजपा के समर्थक भी थे, वे भी मोदी जी के इन बयानों से सहमत नहीं है कि कांग्रेस आएगी तो आपकी माता बहनों के, हमारी आपकी माता बहनों के मंगल सूत्र छीन लेगी। लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी इस वक्त रास्ता भटक चुके हैं। वो जैसा प्रियंका गांधी ने कहा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, तो सच यही है कि माननीय प्रधानमंत्री बहक गए हैं। जी राजीव जी, बहकी बहकी बातें और ये सब हम लोग आपको पहुंचाते ही रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला जिसका इंतज़ार है वो जब भी आता है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही ऐसी बहस हुई है जो इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, अगर उस हिसाब से फैसला आता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे सवाल उठे हैं जहां पर कहीं ना कहीं उसका जवाब देना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन कई जगह फंसता हुआ दिखाई दिया। आज भी माइक्रो कंट्रोलर चिप की बात हुई और फिर कंपनियों की बात हुई, ECIL और BEL, ये 2 कंपनियां जिसके डायरेक्टर्स भाजपा के लोग हैं, उसकी भी चर्चा हुई। इन सब की जैसे चर्चा होती है और तो कहीं ना कहीं शक जो है वो बढ़ता है इलेक्शन कमीशन के इस पूरे प्रक्रिया की ओर। और इस प्रक्रिया को कैसे मजबूत करे इलेक्शन कमीशन, ये उसका काम है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये स्वतंत्र प्राधिकरण है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। साफ साफ आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, आप चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते, और लेकिन ये भी बात यहाँ पे है कि ये पूरा
पूरी प्रक्रिया मजबूती के साथ आगे बढ़े और चुनाव लोग देने जाएं तो कम से कम इतना भरोसा रहे कि जिसको हम वोट दे के आए हैं वो वोट हमारा सही जगह पे गया है और सही काउंटिंग हुई है। ये सारी बातें एक आपसे भी चाहूँगा क्लोजिंग इस पे अमलेंदु उपाध्याय जी। जी निश्चित तौर पर राजीव जी, कुल मिलाकर के बात यही है। और हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो जो इस प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, इस पे वो विचार कर रहे हैं, उस पर करेंगे। लेकिन कुल मिला के राजीव जी मसला यही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा वोट सुरक्षित रहना चाहिए और लोकतंत्र का जो आधार है वो एक आम आदमी का वोट है। उसके वोट के जरिए ही सरकारें चुनी जाती हैं। सरकारें का मतलब कि हम अपना प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हैं कि कौन देश का शासन चलाएगा। तो जब तक ये प्रक्रिया शुद्ध नहीं होगी और ये प्रक्रिया जो है निष्पक्ष पारदर्शी नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब रह नहीं जाता है। और जिस तरीके की घटनाएं राजीव जी लगातार हो रही हैं, खासतौर से सत्तारूढ़ दल की तरफ से जो घटनाएं बार बार आ रही हैं और सरकार की तरफ से भी जो घटनाएं हो रही हैं, वो इस लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। जैसे आपने बीच में बताया था भी एक पत्रकार का मसला है कि वो विदेशी पत्रकार था, उसको निकाल के बाहर आपने भेज दिया, चूँकि वो आप समझते थे कि वो सरकार के खिलाफ जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो विदेशी पत्रकारों को देश से निकाल देने से आप जो यहाँ काम कर रहे हैं वो विदेशों में उसकी चर्चा रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। ये समझना पड़ेगा, ये ग्लोबल दुनिया है और जिस वैश्वीकरण की प्रधानमंत्री बाबा ढोल पीटते हैं कि अब ग्लोबल है और लोकल से ग्लोबल और ग्लोबल से लोकल जो तमाम नारे फेंकते फिरते हैं, तो समझना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर आपकी क्या छवि बन रही है। सूरत का प्रकरण जो है राजीव जी, वो भी निश्चित तौर पे देश की छवि विदेशों में पूरी दुनिया में ख़राब कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जिस मसले पर राजीव जी सुनवाई कर रहा है, वो कुल मिलाकर सुनवाई ये है कि किस तरीके से प्रक्रिया पारदर्शी हो। खासतौर से चुनावी प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट उसको कंडक्ट नहीं कर सकता, निश्चित तौर पर कंडक्ट नहीं कर सकता। संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारियां हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से बहकता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अंकुश लगा सकता है। ये बात कुल मिलाकर के इस पर अंकुश लगाने की है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से निभाए, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। प्रधानमंत्री से लेकर के एक आम आदमी तक अगर कुछ गलत करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। इस देश के अंदर कानून एक ही है, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो यति नरसिंहानंद हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून एक ही है। तो एक कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति पे कार्रवाई होती है, उसी तरीके का अपराध अगर नरेंद्र मोदी करते हैं तो उनके ऊपर भी उसी तरीके की कार्रवाई हो। ये काम इस समय देखना चुनाव आयोग का कर्तव्य है, दायित्व है, उसका अधिकार है। तो तीनों का उसको जो है पालन करना राजीव जी कुल मिलाकर के ये है कि ईवीएम और वीवीपैट पे जो भी बड़ा फैसला आएगा वो जब आएगा तो हम लोग बताएंगे। फिलहाल जो है जो चर्चा है वो यही है कि कुल मिलाकर के देश किस तरफ बढ़ रहा है, ये हमको देखना होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश ही देना है कि ये प्रक्रिया जो है चुनावी प्रक्रिया ये पारदर्शी, निष्पक्ष हो और स्वतंत्र हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रक्रिया स्वतंत्र होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए और इसी की चर्चा और इसी के लिए तो एडीआर ने जो रिपोर्ट लगाई है, जो याचिका दायर की है वो और इस पर सुनवाई हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को उम्मीद थी कि फर्स्ट फेज से पहले कुछ ऑर्डर आ जाएगा और उसके बाद फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद शायद ये चुनाव किसी और दिशा में जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन डॉक्टर साहब एक आपसे भी जल्दी से एक कमेंट चाहूँगा। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि फैसला जब आएगा तो उसके बाद फिर हम दोबारा आ जाएंगे अपने साथियों के बीच। क्या लगता है आपको, अगर इस वक्त कुछ भी फैसला आता है उसका असर आने वाले 6 जो मतदान हैं, जो 6 फेजेज हैं, उस पे पड़ेगा क्या? देखिए, फैसला क्या आता है इसके बाद इस पर हम बात कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से या भारत के निर्वाचन आयोग से, प्राथमिक तौर पर तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है। अगर उसने सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से इतना भर कह दिया कि कम से कम वीवीपैट की सारी पर्चियां सुरक्षित रखें, इसका कागज बदल दें, कम से कम इसकी स्याही ऐसी कर दें जो 5 दिन में 7 दिन में न मिटे, वो 1 साल तक तो बची रह सके छपी हुई उस पर, अगर इतना भी कर दिया तो जो लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि मतदाता को मालूम होना चाहिए या उसमें से वो जो कांच की पेटी में सीधा चला जाता उस पर उस कांच को काला कर दिया गया, अब तो दिखता भी नहीं मतदाता को। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कह दिया कि मतदाता को कम से कम हाथ में लेकर पर्ची देखने का अवसर दें, अपने हाथ से उसे डिब्बे में डालने दें, तो भी पर्याप्त होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक कदम आगे बढ़ा जाएगा उस दिशा में। सीधे 100% कामयाबी तो याचिकाकर्ताओं की नहीं मानी जाएगी है,
लेकिन अगर इतना भी होता है तो पर्याप्त है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले चरणों में सरकार जरूर सांसद में होगी, बीजेपी खास तौर से मोदी जी को चिंता होगी कोई ऐसा वैसा फैसला ना आ जाए। बाकी ऐसा कोई फैसला आएगा कि पूरी प्रक्रिया बदल दी जाए या इसका पूरा तौर तरीका बदल दिया जाए तो अब संभव नहीं, क्योंकि एक चरण का मतदान हो चुका है। किसी भी आम चुनाव में यह संभव नहीं होता, कानूनन भी, नैतिक रूप से भी, प्रक्रियागत रूप से भी गलत होगा कि एक चरण का मतदान जिन कायदे कानूनों, जिन व्यवस्थाओं के साथ हुआ और अगले चरण में कुछ और हो जाए, वो मुझे नहीं लगता कि वो उचित होगा। तो हम इंतजार करते हैं कि जो सुरक्षित फैसला है वो सरकार के लिए और याचिकाकर्ताओं के लिए और आयोग के लिए कैसा रहता है वो एक बार सामने आ जाए तो जरूर उसके असर पर बात और करेंगे। जी बिल्कुल, अब फैसले का इंतजार है और हम सब इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो फैसला आता है हम आप तक फैसले को लेकर आएंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, और इस चर्चा में हम लोग लगातार वही बात कर रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, चुनाव की प्रक्रिया को और कैसे मजबूत किया जाए, कोई शक या डाउट के आधार पर ईवीएम को न देखे। और ये बात अगर हो रही है कि वीवीपैट की 100% काउंटिंग हो तो ये काउंटिंग तब तक भी न जाए। आखिर क्या कारण रहा होगा कि चुनाव आयोग को ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया कि आप उसमें वीवीपैट लगाइए। सबसे पहले ईवीएम की बात आई, ईवीएम के बाद वीवीपैट की बात आई। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही वीवीपैट लगाया गया और वीवीपैट के बाद इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काउंटिंग की शुरुआत हुई। आज की तारीख में जो आदेश है वो ये है कि 5% हर संसदीय क्षेत्र में 5% आप काउंट करेंगे और 5% वीवीपैट की काउंटिंग होगी। क्या ये अगर इतना ही पारदर्शी, इतना ही सब कुछ ठीक ठाक रहता तो ये आदेश क्यों देना पड़ा? तो ये बहुत कुछ बातें जो हैं ये मतलब सवाल खड़े करती हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान आखिर बार बार क्यों चुनाव आयुक्त जो हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ईवीएम पर पूछे गए सवाल पर शेरो शायरी करने लगते हैं? क्या उनको लगता है कि ये सवाल ऐसे ही है, फालतू के सवाल हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पे अमलेंदु जी कि इस ढंग से और इससे यहाँ से हम लोग भी उतनी देर से जो चर्चा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातें आ रही हैं वो हम अपने तमाम साथियों तक पहुँचा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, मकसद क्या है? मकसद यही है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, संविधान को बदलना है, इसलिए 400 से ज़्यादा सीटें दे दीजिए ये कहा जा रहा था। तो ये कैसे? इस बीच एक बड़ी खबर आप लोगों तक हम पहुंचाने जा रहे हैं और खबर ये है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज उत्तर प्रदेश और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप जानते हैं कि वो इस समाजवादी पार्टी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। अमलेंदु जी, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये ब्रेकिंग हम दे रहे हैं और अगर मैं कहूँगा कि अगर ब्रेकिंग प्लेट ले आएँ स्क्रीन पे तो ज़्यादा बेहतर हो, जो परंपरा रही है स्क्रीन पे ब्रेकिंग लाने की, तो ज़रूर ले आइए। लेकिन कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। कल 12 बजे वो नॉमिनेशन दायर करेंगे। ये राम गोपाल यादव ने ये ऐलान किया है। राम गोपाल यादव ने ऐलान किया है अमलेंदु जी की अखिलेश यादव जो हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले शायद तेज प्रताप को ये जगह दी गई थी कन्नौज से। क्या कुछ है, कैसे देखते हैं आप इसको अमलेंदु जी? जल्दी से चलते ये राजीव जी, ये है कि अखिलेश यादव भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्लफ गेम खेलना शुरू कर चुके हैं। मतलब पहले किसी को घोषित कर देते हैं, उतार किसी को देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समझ ही नहीं पाती यहाँ से उतरेगा कौन, और पहले घोषणा हो जाती है। सुब्रत पाठक आराम से बैठे हुए थे कि यहाँ कोई भी आ जाए, चूंकि मैनपुरी से जो है वो लड़ रही है डिम्पल यादव, तो डिम्पल यहाँ नहीं आएंगी तो किसी स्थानीय को टिकट दे दिया जाएगा। ये शायद सोच करके आराम से बैठे होंगे जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं सुब्रत पाठक साहब। अखिलेश यादव राजीव जी पहले भी कन्नौज से चुने जा चुके हैं, कन्नौज से वो MP रहे हैं, बल्कि शुरुआती उनकी वहीं से हुई थी, मतलब पहला चुनाव में वहीं से, और डिम्पल यादव भी वहाँ से सांसद रही हैं। मजबूत गढ़ राजीव जी कन्नौज जो है वो समाजवादी पार्टी का रहा है, और आज से नहीं, डॉक्टर लोहिया के समय से फर्रुखाबाद और कन्नौज जो है वो समाजवादी पार्टी के बड़े गढ़ हुआ करते थे। और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया थे उस क्षेत्र में जो थे वो काफ़ी मजबूत थे, इटावा के ही रहने वाले थे कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया साहब। तो वो उनका कार्यस्थली एक तरीके से इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद ये सब हुआ करता। पुरानी समाजवादी बेल्ट है
और यहाँ से अखिलेश यादव के लड़ने का मतलब है कि यहाँ से आसपास जो है वो कई जिलों को प्रभावित अखिलेश यादव वहाँ से करेंगे, वहाँ से कानपुर को प्रभावित करेंगे, वहाँ से बदायूं को प्रभावित करेंगे, वहाँ से शाहजहाँपुर को प्रभावित करेंगे, वहाँ से मैनपुरी को प्रभावित करेंगे, वहाँ से इटावा को प्रभावित करेंगे, कानपुर देहात को प्रभावित करेंगे। तो ये एक बड़े क्षेत्र को जो है एटा को प्रभावित करेंगे, तो एक बड़े क्षेत्र को वहाँ से जो है वो अखिलेश यादव प्रभावित करेंगे और मजबूत एक मुझे लगता है एक मतलब राजीव जी अखिलेश यादव ने संकेत दे दिया है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में फिर से आने वाले हैं। और उधर राजीव जी शिवपाल सिंह यादव का चुनाव ना लड़ना ये संकेत देता है कि अब उत्तर प्रदेश की कमान विधानसभा में शिवपाल सिंह संभालेंगे और समाजवादी पार्टी की कमान लोकसभा में अखिलेश यादव संभालेंगे। ये इसका मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत आ चुका है। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो दोस्तों, एक ब्रेकिंग खबर, बिग ब्रेकिंग कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये घोषणा, ये ऐलान अभी लिखित रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस बात की घोषणा राम गोपाल यादव ने कर दी है। राम गोपाल यादव ने अगर ये बात कही है, चाहे शिवपाल यादव हो या राम गोपाल हो, ये अगर कह रहे हैं तो इस बात में दम है और 100% ये सही है। और जो ब्लफ गेम की बात कर रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी की, यहाँ साफ साफ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जिस राह पे चलती है उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ कल 12 बजे वो नामांकन दाखिल करेंगे और यहाँ से अब चुनाव उत्तर प्रदेश का बहुत मजेदार होने जा रहा है। एक छोटा सा कमेंट आपसे भी चाहूंगा डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? ये चौंकाने वाला जो एलिमेंट है नरेंद्र मोदी का, सरप्राइज एलिमेंट, वो अब दूसरे लोगों ने भी सीख लिया है। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी, हमें ऐसी चौंकाने वाली खबर का एक आध दिन बाद और इंतजार रहेगा। दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आएगी। अमलेंदु जी शायद और इशारा करेंगे इसके बारे में और आप भी समझ ही रहे हैं। वो सरप्राइज एलिमेंट कांग्रेस की तरफ से आ सकता है। मुझे लग रहा है अभी ऐसे चौंकाने वाले त्वरित समरतंत्र कहते हैं इसको सैन्य विज्ञान की भाषा में, चमका कर ऐसे हमला करो, बिजली की तरह चमक कर गायब हो जाओ। तो मुझे लग रहा है ऐसा उत्तर प्रदेश से एक दो बड़े धमाके और हमें सुनने को मिल सकते हैं। फिलहाल अखिलेश यादव का कन्नौज से लड़ना बड़ा संकेत है। ये इस बात का भी संकेत है कि आप सेनापति हैं, आप अपनी सेना को युद्ध भूमि में भेजकर खुद राजप्रासाद में, अपने राजप्रासाद की वीथिकाओं में आराम से टहलते रहे, ये संभव नहीं है। मैदान में आकर सेनापति जब अपनी सेना की कमान संभालता है, उसकी अगुवाई करता है, जैसे अखिलेश यादव कर रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जैसे स्टालिन कर रहे हैं, वैसे ही अखिलेश और राहुल गांधी को भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी और निर्णायक रणभूमि है इस लोकसभा चुनाव की। तो अगर ये दो बड़े सेनापति वहां मैदान में उतरते हैं, जिनमें से एक आज उतर गए हैं, दूसरे के बारे में जो कयासों का सिलसिला है वो कब थमेगा हम नहीं जानते, अगर वैसा कोई चौंकाने वाला फैसला होता है तो मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश की लड़ाई और दिलचस्प होगी और कांटे की लड़ाई में बदल सकती है। जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी हो सकता है, कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। ये कहता है कि कांग्रेस की खबर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ सकती है, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच से। राजीव जी 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 जी, तो कांग्रेस मतलब अवध का पार्ट कह सकते हैं, अवध का उधर से आ सकती है। तो इंतजार रहेगा, ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। कल 25 तारीख 26 को मतदान है दूसरे फेज का और शायद उसी रात या दूसरे दिन आपके पास और भी कुछ चौंकाने वाली खबरें रहेंगी। तो उत्तर प्रदेश से विपक्ष नरेंद्र मोदी को सरप्राइज पे सरप्राइज देगा आने वाले समय में, और नरेंद्र मोदी मुसलमानों के और घुसपैठियों के इर्द गिर्द घूमते हुए और मंगलसूत्र के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सब का भी जो लगातार बने रहे, जुड़े रहे इस कार्यक्रम में। और इसके बाद आप नज़र और नज़रिया देखिए हमारी सहयोगी बुशरा खानम के साथ, और वो आज आपको ग्राउंड पे लेके चलेंगी और वहाँ से चुनावी जो ग्राउंड है यानी धरातल की राजनीति क्या कुछ कहती है, धरातल से जुड़े हुए लोग क्या कुछ कहते हैं, बुशरा खानम बताएंगी और कई लोग उनके साथ जुड़ेंगे। तो ये देखना मत भूलिए, नज़र और नज़रिया बिल्कुल ठीक इसके बाद। और उसके बाद शाम 7 बजे से न्यूज़ पॉइंट देखना मत भूलिए। न्यूज़ पॉइंट रोज शाम 7 बजे मैं खुद लेकर आता हूं। जो साथी देखते हैं उनका हमेशा स्वागत है और जो नहीं देखते हैं उनका और भी ज्यादा स्वागत